ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सो देखिए गाइस, जहां तक आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 ऑफिसर का इंटरव्यू का सवाल है, लगभग ये मेरी चौथी बैच है ऑनलाइन में। 2020, 21, 22, 23, इनफैक्ट पांचवी बैच है, सॉरी, दिस इज द फिफ्थ बैच। तो जितना मैंने देखा है आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 में, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको इसमें करनी चाहिए। इसको पहले शांति से समझ लीजिए, फिर एनी हाउ अगर आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस है तो मैं उसको भी वेलकम करूंगा, क्योंकि इंटरव्यू का कोई एक सेट स्टैंडर्ड नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। देखिए, ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू आमतौर पे तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरव्यू में आपको तीन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनको तुम तीन कैटेगरीज मान सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी है एचआर की, जिसमें एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एचआर का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स, जिसका मतलब हो गया व्यक्तिगत सवाल, यानी आपकी निजी जिंदगी से रिलेटेड सवाल आएंगे। लो वॉइस इशू, यार वॉइस तो फुल है, वॉइस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सच। बाकियों को भी वॉइस का इशू हो रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, ठीक है, नहीं वॉइस का तो ऐसा कोई इशू होना ही नहीं चाहिए, यहाँ से सब कुछ फुल है, मतलब प्रॉपरली सेट किया हुआ है। पवन साहब, आप अपने मोबाइल में अपने डिवाइस पे एक बार चेक कर लीजिए, अगर वॉल्यूम लो है तो, या फिर एक बार एग्जिट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, कुछ अगर छोटा मोटा ट्रबल होगा तो। ठीक है, एनीवेज, सो कमिंग ऑन टू दिस पार्ट। पहला पार्ट है एचआर का। एचआर में व्यक्तिगत क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत क्वेश्चंस आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं, आपके फ्यूचर प्लान से जुड़े हुए होते हैं, आपके परिवार से जुड़े हुए होते हैं, और आप अभी तक की जिंदगी कैसे जीते आए हो उससे जुड़े हुए होते हैं। राइट? आपकी निजी जिंदगी, अभी तक आप 24-25 साल में आपने क्या क्या किया, टाइप्स, और उसके साथ साथ आपकी फैमिली, ये सब क्वेश्चन एचआर में होते हैं। तो पहला पार्ट एचआर का रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि पहला पार्ट एचआर का तो इंटरव्यूअर पहला पार्ट पूरा कंप्लीट करेगा और उसके बाद दूसरे पार्ट में जाएगा। दिस इज नॉट एनी सेक्शनल कट ऑफ टाइप्स। तो वो लोग रैंडम सवाल पूछते हैं बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन एचआर का एक पार्ट होता है। दूसरा एक साइड रहेगा टेक्निकल का। टेक्निकल का मतलब है यहाँ पर आपका बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। तो आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा ही, खासकर तब जब आप स्केल 2 के लिए जा रहे हैं, तब तो आपको अच्छा खासा बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा। लेकिन स्केल 1 के लिए भी जा रहे हैं तो एकदम ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस में आप कमजोर हैं और आपको कुछ भी नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग अवेयरनेस आता ही है, 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस में 100% रहेंगे। सो आपको एटलीस्ट जो रिटेल बैंकिंग है, यानी डे टू डे बैंकिंग जो होती है, जो आपको फ्रंट डेस्क पे रहते हुए करनी है, उसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना ही चाहिए। और जैसे जैसे आप आंसर देते जाओगे, उनके क्रॉस क्वेश्चन भी उतने बढ़ते चले जाएंगे, ये भी होगा। तीसरा एक पार्ट जो होता है टेक्निकल के साथ, वो होता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस का। जो बच्चे केवल ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन आएंगे। जो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको ग्रेजुएशन पे कम या फिर जीरो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन पे काफी क्वेश्चन आएंगे। और जो लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ वर्क एक्स वाले हैं, उनको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जीरो आएंगे, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये याद रखना। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करके कहानी खत्म है तो ग्रेजुएशन को पूरा अच्छे से करके जाइए, ग्रेजुएशन पे आपको 8-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में ज्यादा जोर मत देना, वो लोग पीजी पे ही बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। और अगर मान लो वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर एकेडमिक्स छोड़ ही दो, वो उनका सारा ध्यान आपके वर्क एक्सपीरियंस पे रहेगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले कि ये मुद्दा आए कि सर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है नहीं, मैंने इनफॉर्मल नौकरी कर ली थी, मैंने फॉर्म में लिखा ही नहीं कि मैं वर्क एक्सपीरियंस वाला हूं, लेकिन मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं इंटरव्यू में बताऊं कि नहीं बताऊं, टाइप्स, ये जो सारे क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट में एक एक करके ले लूंगा, बिकॉज आई नो कि ये बहुत से केसेस में यही यही देखने को मिलता है बार बार कि सर फॉर्म पे मैंने लिखा नहीं लेकिन मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है,
या फिर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, फॉर्म में मैंने लिखा नहीं, तो मैं अभी क्या करूं? वो सब वैरायटी के क्वेश्चंस में एक एक करके देख लूंगा, अगर यहाँ पर वैसे स्टूडेंट्स होंगे तो। लेकिन अब सबसे पहले ये 3 कैटेगरीज में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। ठीक है गाइज, यहां तक सब कुछ स्मूथ जा रहा है? एक बार जरा ओके नॉट ओके बोल देना, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विथ यू। तो मैं बहुत ज्यादा एकदम बिंदास नहीं जाना चाहता। so if you are finding it okay, yes, everything is clear, okay fine, all right। so देखिए, सबसे पहले HR क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। see, as far as HR questions are concerned, HR में सबसे पहले आपको वो इंट्रोडक्शन देने को बोलेगा, ऑब्वियसली, राइट। इंट्रोडक्शन के ऊपर अगर आप अपने सीनियर्स को पूछोगे जिनके ऑलरेडी आरआरबी में इंटरव्यू हुए हैं या सिलेक्शन हुए हैं, तो कोई तुमको ये ज्ञान भी दे देगा कि अरे यार, इंट्रोडक्शन तो मेरा हुआ ही नहीं। मेरा कहाँ इंट्रोडक्शन हुआ, डायरेक्टली उन्होंने सीधे गया और सीधा ग्रेजुएट पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इंट्रोडक्शन को हल्के में लोगे। ऐसा तब होता है जब भीड़ बहुत ज्यादा हो और दोपहर या शाम का टाइम चल रहा हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक दिन के कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो सीधा मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, तो वो इंट्रो इंट्रो नहीं लेते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा होगा जरूरी थोड़ा ना है, आपको इंट्रोडक्शन देना भी पड़ सकता है। तो इफ इंट्रोडक्शन विल बी देयर, देन डेफिनेटली इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ही, राइट। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको कैसी बातें करनी पड़ेंगी, मैं एक एक करके पॉइंट्स बता देता हूं। हालांकि इसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है, आई होप आपने वो देखा होगा, राइट। देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ खास पॉइंट्स कवर करने होते हैं। आपको अपना नाम बताना है, पूरा कंप्लीट नाम बताना है, सिर्फ नाम नहीं, टाइटल सरनेम सब बताना है। उसके बाद आप कहाँ से हैं प्रॉपरली बताइए, कौन सा गांव, कौन सा तहसील, कौन सा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अपनी स्कूलिंग से शुरुआत करिए, ठीक है, सीधे ग्रेजुएशन पे मत चले जाना, पहले स्कूलिंग के बारे में बताइए। स्कूलिंग के बारे में बताने के बाद अगर आप बहुत मेरिटोरियस रहे हैं, अच्छे खासे 90-80 परसेंटाइल परसेंटेज रहे हैं, बताना चाहते हो तो बता दो, वो भी चलेगा। नहीं बताना चाहते हो तो बस इतना ही बताओ कि स्कूलिंग कहाँ से की है। उसके बाद फिर आ जाइए अपने ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम बताते समय शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। बहुत से बच्चों को ना अपना लोकल यूनिवर्सिटी वाला ही बिहेवियर समझ में आता है, मतलब आई एम CSVTU पास आउट। अब वो CSVTU क्या है उसको पता नहीं कुछ, तो ऐसा मत करना, पूरा प्रॉपर बताइए आप कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। और ये भी चीज का ध्यान रखें कि आप कब के पास आउट हैं वो बताएं, हालांकि वो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका ध्यान जाएगा ही उसके ऊपर। लेकिन अगर आप ऐड कर सकते हो तो जरूर बताओ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का पास आउट हूँ। ये हो जाने के बाद फिर आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किया है तो वो किसमें किया, कहाँ से किया, कब किया, ये 3 चीजें वो भी आएंगी। वो हो जाने के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस जिन लोगों को है वो वर्क एक्स पे बात करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस पे 4 पॉइंट्स कवर करने होते हैं, ध्यान से सुनिए। कंपनी का नाम, कंपनी में आप कब ज्वाइन हुए और कब छोड़ी आपने कंपनी, नहीं छोड़ी तो अभी भी काम कर रहे हैं ये बताना पड़ता है। तीसरी चीज, आप कंपनी में कौन से पोजीशन पे हैं, राइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह मत गिनाते बैठना, बहुत डिटेल में जाएगा अदरवाइज। सिर्फ आप कौन से पोजीशन में ये बताइए, यानी प्रोफाइल। और चौथा, अगर आपकी कंपनी में आपको कोई अवार्ड मिला है या आपकी कंपनी अपने आप में कोई बहुत ही अनोखी है जिसके बारे में मतलब काफी कुछ चर्चा में रहा है, या उस कंपनी को कोई अवार्ड मिला है, तो एक आध लाइन वो ऐड कर सकते हो बस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये 3-4 चीजें आएंगी। जैसे मैं MRF टायर्स में काम करता था, तो मैं हमेशा ये लाइन बोलता था कि ये भारत की नंबर 1 टायर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो जाहिर है कि आप अगर ऐसा कुछ एंटाइटल्ड पार्ट है तो वो डाल सकते हो, अदरवाइज लीव इट। ये हो गया वर्क एक्सपीरियंस। कंपनी में क्या काम करते थे वो सब बताने की जरूरत नहीं है, लेट देम आस्क दैट, उसके ऊपर इंट्रो में मत बोलिए। ये हो जाने के बाद फिर 2 चीजें आती हैं, हॉबीज और आपका फैमिली, ठीक है। जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो चाहे तो फैमिली का पार्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास ज्यादा मटेरियल होता नहीं बताने के लिए, तो इन दैट केस वो हॉबी और फैमिली के ऊपर बात कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आप लास्ट में ये बोल सकते हैं कि
ये आज के लिए मतलब सॉरी, ये इतना मतलब ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताने में खुशी होगी, ये आप बोल सकते हैं। अब मैं इसका आपको एक डेमो करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपको बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ बस ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको अच्छे से मॉडिफाई करिए, और हर किसी का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, तो आप अपने अपने तरीके से बोलिए, बस ये पॉइंट्स कवर करिए, ठीक है। सो मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूँ, ठीक है, और सामने पैनल बैठे हैं। बाय द वे पैनल में 5 मेंबर होंगे, और आपका नसीब खराब रहा तो 6 मेंबर भी होंगे। पिछले साल तो लिटरली 6 थे। ओके, तो 5 से 6 मेंबर रहते हैं, जिसमें एक फीमेल मेंबर और बाकी के 4 मेल मेंबर होंगे। ज्यादा यूपीएससी वाली तमीज में मत जाना कि पहले फीमेल को मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा क्या, फिर मैं मेल को बोलूंगा क्या। ये सब रिडंडेंट स्टाइल हो गई है, अब यूपीएससी में भी इतना फॉलो नहीं होता वो। आप जाइए और हर किसी को एक साथ आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एकदम व्हाट्सएप स्टाइल में नहीं, हेलो एवरीवन, एकदम इस टाइप का नहीं। हाँ, लेकिन आप एक एक करके बोल सकते हैं किसी को, ओके, विदाउट गिविंग एनी स्पेशल प्रेफरेंस टू एनीवन। अब उनके पास तुम्हारा फॉर्म पहले से होगा, ऑब्वियसली उनके पास टेबल पे तुम्हारा फॉर्म तो पहले से होगा ही होगा। वो फॉर्म आपने भर के दिया है। फॉर्म के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी आपकी है, और उसके ऊपर सवाल आने ही है, ये सोच लीजिए बस। अगर आपने फॉर्म में लिखा है कि तुमको क्रिकेट पसंद है, तो बस अब तुमने दरवाजा खोल के दे दिया है उनको, अब वो क्रिकेट पे कुछ भी पूछेंगे। फॉर्म में तुमने लिखा है कि तुमको म्यूजिक पसंद है, तो तुमको म्यूजिक के ऊपर सवाल आएंगे। तो आप जो जो फॉर्म में लिखते जाओगे उसको सच में सोच समझ के भरना। ओके, जो सच में तुमको आधा अधूरा पता है वहां इंप्रेशन मारने के चक्कर में बड़े बड़े कमिटमेंट्स मत कर देना। ओके, ओके, प्रेशर ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट ज्यादा है, इसके बाद बैंकिंग इकोनॉमी अवेयरनेस का आंसर देने का मेथड, ओके ठीक है। तो अब देखिए, यस, अब जैसे इंट्रोडक्शन देना है, राइट, तो अब हियर आई गो। अगर मान लो मुझसे पूछा गया इंट्रोडक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा। सो सपोज अगर वो मुझे बोलेंगे, यस मिस्टर निखिल, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो सर, माय नेम इज निखिल, आई एम फ्रॉम रायपुर, इट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़. I completed my schooling from Maharshi Vidya Mandir International School, which is of a CBSE pattern. I completed my graduation from Nagpur University in mechanical branch. I take pride to share that I was college topper during my 7th and 8th semester, and I got selected in 3 campus placement. I worked in 2 multinational company. One is MRF Tire and another one is Goodyear Tires. I'm having 5 years of industrial experience. I did my master's from Pune from a reputed institute in manufacturing and operations management for business administration. By the way, sir, I am a light-hearted person. I appreciate all colors of my life. Gardening and photography, these are my hobbies, and I belong to a small nuclear family. And about today's interview, I am really very excited because this is my second attempt for RRB Scale 2. So that's all about me, sir. In case if you would like to know more, I shall be very glad to answer. समझ में आया, राइट। जरूरी नहीं है कि एज इट इज आप कॉपी करें, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बात करने का ढंग, आपके नजरे घुमाने का ढंग, आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, दुनिया बोलेगी इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, क्वेश्चन कौन से देख लो, बाकी का काम आपका मेंस का स्कोर कर लेगा। ऐसा होता ना बेटा तो सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होके बैठे होते। 18-19 मार्क्स भी मिलते हैं, हाँ मैं मानता हूं। एसबीआई में मैंने 50 में 50 मार्क्स लेते हुए देखा है, इंटरव्यू में आरआरबी में कभी 50 में से 50 सॉरी 20 में 20 लेते हुए नहीं देखा। लेकिन हाईएस्ट स्कोर 19 देखा है, मिनिमम स्कोर 7 भी देखा है। और मेरे खुद के बैच में कभी कभी ऐसा हो जाता है 9-11 मिल जाता है किसी किसी को, क्योंकि बच्चे ध्यान देते ही नहीं बहुत सारी चीजों के ऊपर। एक्सप्रेशंस नहीं है, बात करने का आत्मविश्वास नहीं है, फ्लो अच्छा नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें थोड़ा पर्सनालिटी पे भी मैटर करेंगी। अब एक बात आती है कि सर इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, ठीक है। अभी किसी ने सवाल पूछा भी है। देखिए, आपकी प्रादेशिक भाषा जो होगी इंटरव्यू उसमें होने के चांसेस है। राजस्थान के हैं तो हिंदी में ही होगा,
शुरुआत इंग्लिश में हो सकती है, बाद में हिंदी में जाएगा ही, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, हिंदी में जाएगा। पंजाब के हैं, पंजाब में पंजाबी में जा सकता है, वो बिल्कुल पंजाबी में आपको बोलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि फार्मर से आपको वही उसी भाषा में बात करनी है, तो लोकल लैंग्वेज के ऊपर उनका जोर रहेगा ही, ठीक है। तो इस इंटरव्यू में खामखा बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये एनी हाउ आपको पता होगा ही। सर मैं शुरू में इंग्लिश और बाद में हिंदी ऐसा करूंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, सवाल जिस भाषा में आया जवाब उस भाषा में देना है, खत्म बात। अगर उसने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपके तरफ से इंग्लिश में आंसर आना चाहिए। फिर उसने सवाल पूछना शुरू किया कि इतना ईयर गैप किस बात का है, वो खुद हिंदी बोल रहा है तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। अगर उसने टटोलने के लिए बोल ही दिया कि आपको पंजाबी आती है या आपको गुजराती आती है, हाँ, तो फिर आपको उसके उस भाषा में आंसर देने हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड सेट याद रखिएगा, जिस भाषा में वो सवाल पूछेंगे उस भाषा में आपको आंसर देना है, ठीक है, राइट। हाँ, अब एक और चीज आती है जो कि थोड़ा सा इंटरव्यू एटिकेट्स में आती है, तो ये कुछ कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें 2 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप बैठे रहोगे तो सामने जो पैनल रहेगा ना, अमूमन वो स्ट्रेट बैठता है। जैसे आप कोई दूसरे इंटरव्यू देखेंगे ना, तो सेमी सर्कल में बैठते हैं वो लोग, ये लोग सब स्ट्रेट बैठते हैं, एक बेंच पे जैसे बैठे हैं टाइप्स, ठीक है। और आपको कम से कम 5 6 7 फुट पीछे बिठाया जाएगा, तो सर से लेकर पांव तक आप कंप्लीटली विजिबल रहोगे उनके सामने। तो पहली बेवकूफी ये मत करना कि ज्यादा धीरे धीरे मत बोलना, सुनाई ही नहीं देगा, और वो लोग अज्यूम कर लेंगे, वो आपको फिर से थोड़ी पूछने वाले हैं कि क्या बोला, फिर से बोलो। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अंदर जाने के बाद आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बेयर मिनिमम मुझे कितनी वॉइस में बोलना है, चिल्लाना नहीं है, लेकिन कम से कम एक रीजनेबल आवाज आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात ये, थोड़े सीनियर लोग रहते हैं, 55 56 58 साल के, तो जाहिर सी बात है धीरे बोलना। धीरे मतलब वर्ड्स पर मिनट में धीरे बोलना, खूब फास्ट मत बोलते चले जाना कि निकल जाए सर के ऊपर से, ऐसा मत करना, ठीक है। तीसरी एक और चीज, इंटरव्यू जब चल रहा हो उस समय क्या मैं हाथों का इस्तेमाल कर सकता हूं? ये क्वेश्चन अभी आया है। बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये मिलिट्री का इंटरव्यू नहीं है। आपको अगर किसी ने भी ये बोला होगा कि ये ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे स्ट्रिक्ट बिल्कुल ऐसे, और ऐसे ही बैठे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। हाँ, आपको थोड़ा अपराइट जेस्चर में बैठना है, एकदम ऐसा रिलैक्स नहीं बैठना है, आपको अपराइट जेस्चर में जरूर बैठना है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप अपने हाथ हिला सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल हाथ वगैरह हिला सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है। आई कांटेक्ट बस ढंग का रखिए। एक और चीज है, सर जिसने सवाल पूछा उसके तरफ देखो या सबके तरफ देखो? सबके तरफ देखो, सीधी सी बात है। जिसने सवाल पूछा उससे शुरू करते हुए सबके तरफ देखो, नहीं तो थोड़ा सा कट आउट सा लगेगा, ओके। प्रीति कह रही है सर हैंड्स को रखना कैसे है? बॉयज को सीधा रखना है, गर्ल्स दोनों हाथ एक साथ रख सकते हैं, रखेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है यार, गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई अलग अलग नियम कहाँ से बनेंगे, क्यों बनेंगे भाई? आप कमरे के अंदर जाएंगे, आप भी जैसे बैठेंगे वैसे ही बैठेंगे, आप जैसे हाथ हिलाना चाहते हैं हिला सकते हैं। यहाँ गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई सेपरेट तमीज नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो प्रीति जी रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, 10 से 15 मिनट तक आप हाथ हिला सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि सामने वाले डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, ये एक पार्ट है। उसके बाद ये एक और चीज का ध्यान रखिए कि कभी कभी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आता अपने को, ये होगा ही, बहुत स्वाभाविक है। तो हर किसी का चीजों को याद करते समय का एक्सप्रेशन बड़ा अजीबोगरीब होता है। कोई आसमान में देखने लगता है, कोई ऐसा बाहर देखने लगता है, कोई नीचे देखने लगता है, कोई उंगली चबा लेता है, कोई इधर उधर देखता है, फिर उसके हाथ ऐसे ऐसे होते रहते हैं, कोई ऐसा ऐसा करने लग जाता है, उंगलियां फोड़ने लग जाता है, कुछ कुछ। यार ये सब चीजें जाने अनजाने में होती है तुमसे, लेकिन मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, मुझे मालूम है ये सब बहुत अजीब लगता है देखने में। अब आज आज की बात है, देयर वाज वन गर्ल,
वो कंसिस्टेंटली ऐसे 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 पैर हिला रहे हैं, ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे। अब ये इतना बचकाना लग रहा है कि भाई आप स्कूल में थोड़ी हो, किस बात का आप ऐसे 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 हिलते जा रहे हो, हिलते जा रहे हो। तो सिट स्टेबल, इस तरह की कोई छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करें जिसमें आप खामखा उनको रीजन दे दें। ओके, तो ये नहीं नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। उसके बाद आ जाते हैं, आ, किसी ने क्लीन शेव, यस मैं ड्रेस कोड के ऊपर आता हूँ, 2 मिनट दीजिए, ड्रेस कोड के ऊपर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, अब एचआर क्वेश्चंस की मैं लिस्ट बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन का साइज 30 से 35 सेकंड तक हो सकता है, आप चाहो तो 40 सेकंड तक भी बोल सकते हो। इसीलिए कोई अगर आपको ये बोलेगा कि इंट्रोडक्शन सिर्फ 10 सेकंड का होना चाहिए, बाकी वो लोग पूछेंगे तभी बताना, गलत है। इंट्रोडक्शन से अच्छा चांस आपको मिलेगा नहीं खुद की मार्केटिंग करने का, इसीलिए इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव ही देना, अच्छा ही देना। जितनी अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकते हो बताओ, चांस बाद में मिलेगा नहीं है। ठीक है, तो उस समय ये बोलिए। ठीक है, उसके बाद फिर एचआर में और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा ग्रेजुएशन आपने किस में किया, ग्रेजुएशन जो किया उसका आरआरबी में क्या यूज होने वाला है, ये क्वेश्चन आपको आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तुमने बॉटनी में ग्रेजुएशन किया, जूलॉजी में किया, एमए किया, बीए किया, बीटेक किया, व्हाटएवर, उसका आरआरबी में क्या उपयोग होगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही। ठीक है, तो इसकी तैयारी रखिए। इंडिविजुअल सारे ग्रेजुएशन पे अभी हम जा नहीं सकते, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको कुछ ना कुछ वाजिब आंसर बनाना पड़ेगा। ओके, तीसरी बात, आरआरबी में उसका क्या उपयोग होगा ये समझने के लिए पहले अपना जॉब प्रोफाइल समझ लो ढंग से। जॉब प्रोफाइल पता होगा तो रिलेट करने में और आसानी होगी। इसीलिए स्केल 1 को करना क्या होता है, स्केल 2 को क्या करना होता है, इसकी आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि उसके बिना आपके आंसर्स में ना क्लैरिटी आएगी नहीं, स्पष्टता आएगी नहीं, ऐसा लगेगा उनको समझ में आ जाएगा, इसको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है टाइप्स। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। जैसे देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं, कोई बी मैकेनिकल वाला होगा मान लो। ठीक है, तो वो बोलेगा कि सर मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये उपयोग होगा कि जब भी बैंक में किसी बड़ी इंडस्ट्री को लोन देना होगा, किसी फैक्ट्री को लोन देना होगा, तो वहां की मशीनों को चेक करने के लिए एज अ बी मैकेनिकल मैं चला जाऊंगा सर। अब ये बात सच है या गलत, द आंसर इज यस, 100% ऐसा ही होता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नहीं सर, बाद में जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोन देने होते हैं, सिविल वालों को, इलेक्ट्रिकल वालों को, मैकेनिकल वालों को फील्ड विजिट करनी होती है और उनका अप्रूवल लगता है पहले। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, इसीलिए आप रिलेट कैसे करते हो या आप क्या यूज बताते हो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, राइट। अब एक और बात, किसी किसी के ग्रेजुएशन का कोई लेना देना होता ही नहीं इस जॉब से, लिटरली लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, वो भी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में कोई लेना देना नहीं है, जूलॉजी कर रखा है, बॉटनी कर रखा है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या फिर आप बीएससी फिजिक्स हैं, चलो मान लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एज सच कोई खूब ज्यादा कनेक्शन बन नहीं रहा है ना। तो ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है, और उसमें फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, तब तो वो बोलेगा कि भाई इतना सब करके फिर यहाँ क्यों आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो आप लोगों को ना कुछ स्टैंडर्ड बातें याद रखनी है, आप खामखा का एकेडमिक जोड़ने मत बैठो, निकलेगा ही नहीं कुछ। ओके, तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए कि सर देखिए, ग्रेजुएशन में मैंने सिर्फ एकेडमिक चीजें नहीं सीखी, ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट्स के चलते मुझे एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एनालिटिकल स्किल्स मुझ में आई हैं, तो जो बैंक के काम में बहुत काम आएंगी। दूसरी बात ये, मैं डेडलाइंस में काम करना जानता हूँ सर। तीसरी चीज, मैं टीम में काम करना जानता हूं, मैं बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ। टीम लीडर वगैरह मत बोलना, तुम एज अ प्लेयर ही जाओगे क्योंकि तुम जूनियर में पद पे ही जा रहे हो। ठीक है, तो आई एम अ वेरी गुड टीम प्लेयर। चौथा सर, मैं इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो कर लेता हूँ, अगर कोई सीनियर कुछ बोले तो मैं दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे प्रॉपरली काम कर लेता हूँ, एक अच्छा टीम प्लेयर हूं मैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में मेरे अंदर एक अच्छी डिसिप्लिन भी आई है, चीजों को फैक्ट और फिगर्स के साथ प्रूफ करना, ये हैबिट ही ग्रेजुएशन से आई है मेरे अंदर। हवा में बातें नहीं करता मैं, क्लियर फैक्ट और फिगर्स जब तक ना हो तब तक मैं कोई चीज में बहुत ज्यादा श्योरिटी से बात नहीं करता, बैंकिंग में इसकी बहुत कदर होती है। राइट, तो अमूमन हर तरह के ग्रेजुएशन से कम इतनी 4-5 चीजें तो सीखता ही है ना आदमी, अगर कॉलेज रेगुलरली गया होगा तो।
तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। कभी कॉलेज ही नहीं गए, नॉन रेगुलर, तब भी ये बोलिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे कॉलेज में अटेंडेंस का कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो ये बातें आप बोलिए, क्योंकि कम से कम उस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ तो जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें कॉलेज के थ्रू ही बाय डिफॉल्ट आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने ये सब जनरेट किया ही होगा, राइट, लाइक दैट। तो ये आंसर आप दे सकते हो। किसी किसी का ग्रेजुएशन डायरेक्टली रिलेट हो जाता है, जैसे कि बीकॉम वाले एकदम रिलेट हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। बीकॉम वाले, एमकॉम वाले, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, बहुत बढ़िया कनेक्ट होता है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 2 वैकेंसीज तो हैं ही, एक तो आरआरबी की और दूसरी अभी आने वाली है एएफओ की। तो ये तो उनके लिए, इनफैक्ट नाबार्ड भी है, तो उनके लिए अच्छा ग्राउंड बन जाता है ना। तो उनको ज्यादा कुछ सवाल जवाब इस पे नहीं करने पड़ते, उनके लिए डायरेक्ट फिर ग्रेजुएशन पे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है, एमबीए मार्केटिंग कर रखा है, तब भी आप सिचुएशन संभाल लोगे, ठीक है। या बी मैकेनिकल, बी सिविल या बी इलेक्ट्रिकल कर रखा है, तब भी आप सिचुएशन संभाल लोगे। लेकिन अदर देन दैट बाकी लोगों के लिए जो मैंने बताया वो स्टैंडर्ड आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, वो है ईयर गैप का क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ईयर गैप, गाइस कहीं भी ऐसा लगे कि मेरा कंटेंट इररेलेवेंट जा रहा है और आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो जरूर बता देना, मैं आपका और मेरा दोनों का टाइम बचा पाऊंगा। ईयर गैप के ऊपर मैं 2 मिनट डिस्कस करना चाह रहा था। इज इट रेलेवेंट फॉर यू? इफ यस इट्स ओके, इफ नो तुरंत रोक देना मुझे कि नहीं सर इसकी जरूरत नहीं, कुछ और बताइए। तो ईयर गैप के ऊपर बात कर ले। ठीक 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 है, ईयर गैप के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, आमतौर पे बैंकिंग में जितने बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत सारे कोविड बैच के हैं। कोविड बैच मतलब 2020 के पास आउट है, 2021 के पास आउट है, कुछ कुछ उससे पहले के भी हैं। अब एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप सब मिला दे तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं। अभी इस वक्त आई हैव इवन सीन 2014 के पास आउट, तो 10 साल हो गए ग्रेजुएशन। अगर मान लो आप 2018 के पहले के हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, 2018 के पहले के हो, ग्रेजुएशन में 2018 के पहले के हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी इसी पे खेलना पड़ेगा और इसी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। वो आपको 6 साल का हिसाब मांगेंगे ही कि क्या किया 6 साल में, ठीक है। अगर जब मैं बोल रहा हूं ग्रेजुएशन, इसका मतलब आप ऐसे मत ले लेना कि सर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया है ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि एकेडमिक करियर आपका 2018 में खत्म हो गया है, तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसकी बात अलग है, ठीक है भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल पीजी के भी गिने जाएंगे। लेकिन जिसका एकेडमिक करियर ही खत्म हो गया 2018 में, और तब से फिर नौकरी और पढ़ाई, या तो छोटी मोटी नौकरी या पढ़ाई यही चालू है, ऐसे लोगों के लिए ये कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली 6 साल का गैप साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक एक करके बाकी लोगों के ऊपर। देखो, 2018 के पहले वाले जो भी होंगे, 17, 16, 15, 14, ठीक है, ऐसे वाले जो भी होंगे, इन सारे लोगों के लिए आई सजेस्ट कि आपकी प्रोफाइल के अनुसार मैं एक एक करके आपके आंसर बना दूंगा, जो अभी संभव नहीं है। आई शेयर माय नंबर, या फिर जैन सर के थ्रू मैं सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके उसके आंसर में फ्रेम कर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि आपका प्रोफाइल देखना पड़ेगा, आपने एग्जैक्टली क्या किया, रहते कहाँ थे, कौन सा ग्रेजुएशन किया, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीजों की मदद लगेगी आंसर तैयार करने में 2018 के पहले। लेकिन 2019 से हैं आप मान लो, तो फिर आपका आंसर बनाया जा सकता है। देखो कैसे, सर 2019 में मैं पास आउट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट मेरा हुआ नहीं था, नौकरी की तलाश थी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। छोटी मोटी नौकरी मैंने शुरू की, उस समय मैंने फैमिली का एक बिजनेस था चाचा जी का, उसको ज्वाइन कर लिया था, ताकि थोड़ा बहुत अर्न वाइल यू लर्न जैसा मैं कर पाऊं। 2020 आते आते कोविड की फर्स्ट वेव आई और फैमिली के 2 मेंबर्स को कोविड हो गया। उस दौरान पहले हम क्वारंटाइन में रहे और उसके बाद आइसोलेशन में ही चले गए। हेल्थ बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी, इसीलिए मैं घर से निकल ही नहीं पाया। 2021 में, इससे पहले की चीजें ट्रैक पर आती, सेकेंड वेव आया और मुझे खुद कोविड हो गया। उसके चक्कर में मैं 6 महीने कम से कम बेड रिडन रहा।
तो कंप्लीटली ये सब कुछ निपटाते 2021 का अंत हो चुका था और फाइनली 2022 से थोड़ी जिंदगी ट्रैक पे आई और मैंने वंस अगेन मेरी पढ़ाई शुरू की। तो 2022 से जब पढ़ाई शुरू की उस समय मैंने कंटेंट डेवलपमेंट का काम या फिर कोई और छोटा मोटा काम मैंने किया। आप 2-3 ऐसे काम सोच लो जिसके लिए वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, ठीक है। फैमिली बिजनेस, कंटेंट डेवलपमेंट, घर में ट्यूशंस देना, इस तरह के कारण आप बता सकते हो। और 2022 और 23 में ये करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शुरू शुरू में सर मेरा प्री निकलता था लेकिन मेंस नहीं निकलता था। फिर एक बार मेंस में होने के बाद मैं इंटरव्यू तक गया लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया। और ये मेरा एक अटेम्प्ट है जहां पर मैं फाइनली यहां तक पहुंच पाया हूं। बस इस तरीके से आपको बोलना है। समझ में आ रहा है? अब जो 2020 के पास आउट हैं वो भी यही आंसर देंगे, 2021 के पास आउट भी यही आंसर देंगे। एंड प्लीज अंडरस्टैंड 22 और 23 वालों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 22 और 23 वालों का गैप, ईयर गैप माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 1.5-2 साल तो तैयारी में लगते ही है, तो उसको कोई माइंड करेगा नहीं। 22 और 23 वालों को कोई टेंशन नहीं है। 21, 20, 19 ये 3 है और 18 ज्यादा से ज्यादा। और उसके पहले वाले कोई होंगे तो वो एक बार पर्सनली बात कर सकते हैं, उनको मैं आंसर बना के दे दूंगा। ठीक है, ये एक पार्ट है। ये समझ में आ गया ईयर गैप का सवाल। अब आ जाते हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। ये क्वेश्चन एलआईसी के टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में था और उसके बाद एनआईएसीएल में रहा। इस साल ये क्वेश्चन एसबीआई में पूछा गया और डीएनएस नाम की एक बैंक है, डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली आरआरबी में कितने बार पूछा गया है, लेकिन ये इंटरव्यू मार्केट में घूमने वाला क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस में आपको 3-4 चीजें बता देता हूं अगर आपको स्ट्रेंथ पूछी जाए, ठीक है। तो अक्सर बच्चे स्ट्रेंथ में कैसी कैसी बातें करते हैं। सर आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम लॉयल, आई एम आई मीन डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, लॉयल, पंक्चुअल, इस तरह की बातें करते हैं आमतौर पे, राइट। पहली बात तो ये कि ये रिडंडेंट आंसर है। तुमसे पहले 100 लोगों ने यही आंसर दिया होगा और आपके आंसर की एज सच कोई बहुत ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं। वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। दूसरी बात ये कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम लॉयल हो, तुम पंक्चुअल हो, ये सब नॉन मेजरेबल पैरामीटर है। साबित कैसे करोगे इसको? तुम डिसिप्लिन्ड हो या नहीं ये तो नौकरी देने के बाद पता चलेगा। तुम हार्ड वर्किंग हो या नहीं ये नौकरी देने के बाद पता चलेगा। ईयर गैप तुम्हारा 6 साल है और तुम बोल रहे हो कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तो वो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? अगर हार्ड वर्किंग होता तो 2018 में पास आउट होने के बाद अभी तक नौकरी क्यों नहीं ले लिया फिर? ओके, मतलब बहुत सारी चीजें है ना वहीं के वहीं सेटल हो जाती हैं, तो समझ में आ जाता है कि नौकरी पाने के लिए कुछ भी बोल रहा है ये। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी जो भी पॉइंट आप इसमें बोलोगे वो मेजरेबल पैरामीटर्स में बोलिए। मेजरेबल पैरामीटर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो आप ऑन द टेबल साबित कर सकते हो वहां पर। उदाहरण के लिए अगर मैं मेरे स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं बोलूंगा सर आई एम हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। 2 मिनट बात करो, समझ में आ जाएगा कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो कम्युनिकेशन स्किल एक मेजरेबल बात है, वो जगह पे समझ में आ जाएगी तुरंत, हिंदी, इंग्लिश या जो भी रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं उसमें। तो ये एक स्ट्रेंथ हो गई। दूसरा, सर आई एम वेरी गुड एट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, इसकी बैंक में एक्चुअली में बहुत कदर है। तीसरा, मेरा पीपल नेटवर्क बहुत अच्छा है सर, मैं इसीलिए तो मेरे स्टेट में काम करना चाहता हूँ। जिन्होंने अपने ही राज्यों से फॉर्म भरे हैं वो ये बिल्कुल बोल सकते हैं सर मेरा पीपल नेटवर्क बहुत अच्छा है, मैं लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लेता हूँ। तो ये बैंक में एनी हाउ लीड जनरेट करने के खूब काम आता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। चौथा, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं स्टैटिस्टिक्स में अच्छा हूँ, फैक्ट, फिगर्स, मैथ्स, नंबर्स, इन सब चीजों में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जबानी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। किसी किसी का मैथ स्ट्रांग होता है वो बिल्कुल बोल सकता है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद ये कि सर मेरे अंदर अडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनको दूसरे राज्यों से अप्लाई करना है वो ये बोल सकते हैं सर अभी से, मतलब जब बचपन से लेकर अभी तक मैं कई राज्यों में रहा हूँ, 2-3 भाषाएं मैंने सीखी है, इस समय भी मैंने कर्नाटका से अप्लाई किया है।
तो ये बात तो है कि सर मेरे अंदर अडॉप्टेबिलिटी है, मैं कहीं भी एडजस्ट हो सकता हूँ, ठीक है, ये बोल सकते हो। फिर एक पॉइंट और बहुत काम का आता है, सर मैं रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छा हूँ। इस बात की बहुत कदर होती है, क्योंकि जितनी नई नई पीढ़ी है, जो यंग 22-23 साल की ब्रिगेड है ना, ये काफी ज्यादा रेकलेस होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में बहुत रिलैक्स नहीं हो सकते आप। तो हर एक लोन की एक एक फाइल बनानी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फॉलो अप लेने वाला व्यक्ति चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग ढंग से करने वाला चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कोई मौके नहीं देने। आपका एक डॉक्यूमेंटेशन अगर इधर उधर हो गया, कल को वो लोन एनपीए बन के बैठ जाएगा, नौकरी खा जाएंगे वो आपकी। इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, फॉलो अप्स। फॉलो अप किस बात के? तुम बैंक ज्वाइन करोगे और 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा एनपीए का काम पकड़ा देंगे। वो आपको बोलेंगे जाइए अब आप वसूली करके लाइए। तो फॉलो अप तो बहुत लेने पड़ते हैं, बहुत फॉलो अप लेने पड़ते हैं। इसीलिए फॉलो अप वाला पार्ट भी एक स्ट्रेंथ में आता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें आप अपने स्ट्रेंथ में डाल सकते हो। लेकिन मैंने बोला और आप डाल देंगे ऐसा मत करना। इसमें से जो सच में तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट होता है वही चीजें डालो, ठीक है? कुछ कुछ चीजें ऐसी ना हो कि यू डोंट अग्री विद दैट एंड स्टिल आप बोलेंगे, अगर क्रॉस क्वेश्चन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? रोहित पूछ रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन आप बोलिए एंड लेट देम आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आप उसके ऊपर आंसर दीजिए। सर जैसे मैं शुरू से ही, मतलब अपने सारे रिकॉर्ड्स, शुरू से स्कूल से लेकर तो कॉलेज, कॉलेज से लेकर प्रोजेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर एक चीज को मैं प्रॉपरली मेंटेन करता आया हूँ। आज भी मैं अपने कमरे में सारी चीजें फाइल बाय फाइल, ईयर ऑन ईयर मेंटेन करता हूँ। तो मेरे पास अच्छे खासे 5-5, 10-10 साल के पुराने रिकॉर्ड्स मैं कायम रखता हूँ। ये मेरी एक हैबिट है, ठीक है? ये आपका डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है, ठीक है? राइट, ये एक चीज है। तो ये हो गए आपके स्ट्रेंथ। आमतौर पे वीकनेस पूछने का आप कल्चर रहा नहीं। वीकनेस मतलब मैंने पिछले 2-3 साल में तो सुना नहीं कि किसी को पूछ लिया कि तेरी वीकनेस क्या है टाइप्स। लेकिन तब भी अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन रहा, तो आप 1-2 वीकनेस उसमें बता सकते हो। तो वीकनेस में क्या बताओगे? देखो, एथिकल एथिकल वीकनेस नहीं होनी चाहिए बस आपकी। एथिकल वीकनेस एक्सेप्टेबल है ही नहीं, है ना? एथिकल वीकनेस हो ही नहीं सकती। या फिर प्रोफेशनल वीकनेस नहीं हो सकती आपकी कोई। जैसे मान लो कोई ये बोलेगा कि सर मैं बहुत लेजी हूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर आप नौकरी के लायक ही नहीं हो अगर आप लेजी हो तो। या सर मैं जनरली मतलब यानी थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं मैं, अपना ईमान खराब कर लेता हूं टाइप, या समथिंग इन दैट वे, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? हाँ, ये हो सकता है। जैसे मैं आपको 1-2 वीकनेस बता देता हूँ। सर मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, कभी कभी मैं लास्ट मिनट रनर रहता हूँ। एट टाइम्स आई एम अ लास्ट मिनट रनर। तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम होने के बावजूद मैं ठीक से मैनेज नहीं कर पाता। दूसरी बात, सर मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में डिसीजन नहीं ले पाता। अब वो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम फ्रेशर हैं, इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है। तो हो सकता है कि भाई हम डिसीजन ना ले पाए टाइम पे, तो वो एक्सेप्टेबल है। तीसरा, आप ये बोल सकते हो कि सर मेरे अंदर है ना थोड़ा निट पिकिंग कैरेक्टर है। निट पिकिंग, NITPICKING, निट पिकिंग का मतलब होता है बाल की खाल निकालना, यानी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला व्यक्ति। हर चीज के काफी डिटेल चाहिए होते हैं जिसको, इस तरह का व्यक्ति। तो ये भी कहीं ना कहीं ओके ही माना जाएगा, क्योंकि डिटेल ओरिएंटेड होना कोई बुरी बात नहीं है बैंकिंग में, ठीक है? तो इस तरीके के 2-3 आप वीकनेस बता सकते हो। एंड मेक श्योर, अगर बताते हो और सामने से क्वेश्चन आ गया तो उसका एग्जाम्पल भी याद रखना। कोई ना कोई सोच लेना अपनी जिंदगी में ऐसा आपने कब किया है, तो कोई एक आध एग्जाम्पल के साथ बोलना वो, ठीक है? वो पूछेंगे ही कोई ना कोई एग्जाम्पल की कब किया था आपने लास्ट में ऐसा, ठीक है? 2 क्वेश्चन और याद आ रहे हैं जो अभी अभी फेडरल बैंक में पूछे गए हैं, आपको बता देता हूं। अभी 8 नवंबर को ही फेडरल बैंक का इंटरव्यू खत्म हुआ है। तो उसमें फेडरल बैंक में आ, 2 क्वेश्चंस थे जो रिपीटेडली बच्चों को आए। आप चाहें तो अपने लिए भी ये क्वेश्चन तैयार रख सकते हैं। पहला उन्होंने ये पूछा था कि अपने लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट बताओ जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और आप सक्सेसफुली उसमें से बाहर निकले हो, ठीक है?
क्योंकि बैंक में आजकल ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि ग्रामीण बैंक में ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन तैयारी करते समय ऐसा एक हाथ प्रिपरेशन आपको जरूर करके रख लेना चाहिए। स्ट्रेसफुल सिचुएशन का एक उदाहरण आपके पास होना चाहिए अपने लाइफ में। वो पर्सनल भी हो सकता है, वो कॉलेज का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सट्रीम प्रेशर में थे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, और तब भी आप सरवाइव कर गए, बाहर निकले उसमें से। दूसरी बात ये, आपके लाइफ का कोई एक शानदार लीडरशिप का एग्जाम्पल, जब आपने लीडरशिप प्रूफ की है, फ्रंट रनर बने आप, कम से कम 3-4 लोगों की टीम आपने लीड की और आपने कुछ गोल अचीव किए सक्सेसफुली। अब लीडरशिप की बात करो तो आधे से ज्यादा बच्चे कॉलेज का प्रोजेक्ट ही ले आते हैं बस, और कहते हैं कि प्रोजेक्ट लीड मैं था तो मैंने कर लिया। कुछ अलग हटके होगा तो बोलना, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल और याद रखिए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद एचआर का पार्ट ऑलमोस्ट डन है। एचआर में हाँ, फिर एक चीज आ जाती है, फैमिली। फैमिली के बारे में पूछेंगे तो फैमिली के बारे में 3-4 चीजें आपको बतानी है। फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और आपके फैमिली मेंबर के साथ आपके रिश्ते क्या हैं, मतलब मॉम डैड भाई बहन, इतना ही बताना है। अनलेस वो इसके आगे कुछ पूछें तो बात और है, लेकिन अगर वो फैमिली के बारे में बोले तो इतना आप बता सकते हैं। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो ज्वाइंट फैमिली के सारे जितने मेंबर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। खूब ज्यादा अगर छोटा हो रहा है तो फिर आप फैमिली ऑक्यूपेशन बता सकते हैं कि वी हैव अ फार्मिंग बिजनेस, या डैड जॉब करते हैं, मॉम जॉब करती है, ऐसा आप बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप इन दिनों कोई और एग्जाम दे रहे हो क्या। ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आर यू हैव यू अपियर्ड फॉर एनी अदर एग्जाम दीज डेज। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर दोगे? आई वुड लाइक टू नो, एटलीस्ट कोई एक हाथ कमेंट डालो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि इस मतलब इन दिनों और कोई एग्जाम दे रहे हो क्या, तो क्या बताओगे? नथिंग। बोलिए बोलिए। दे रहे हैं जी सर। ओके। हाँ, दे रहे हैं। देखिए, इसको ध्यान से समझना। अगर वो आपको ये पूछे कि आर यू गोइंग टू अपियर फॉर एनी अदर एग्जाम, और कौन कौन से एग्जाम के फॉर्म भर दिए हैं, ऐसा अगर उसने बोला, तो प्लीज 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 उसको बोलना, नहीं सर, अभी तो फिलहाल सिर्फ आरआरबी ही है, बाकी कोई फॉर्म नहीं भरा। पहले भरा था, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, इस समय तो आरआरबी ही है, बस इसी के भरोसे हूं मैं। तुम बोलोगे कुछ दिन के बाद मेरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का पेपर है, उसके बाद मेरा एनआईएसीएल का मेंस है, उसके बाद आईबीपीएस में क्लर्क भी देने वाला हूँ, पीओ भी देने वाला हूँ, फिर एसबीआई तो मेरा है ही, और ऊपर से एक और है एनआईसीएल, उसका रिजल्ट वेटिंग में, वो भी एक्सपेक्टेड है। तो वो बोलेगा भाई, ये सेलेक्ट होने के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, क्यों सीरियसली लेगा वो तुमको? अगर आपके ब्रेड पे दोनों तरफ से मक्खन लगाई है तो आप तो वैसे ही सिक्योर्ड है पहले से, जरूरत ही नहीं फिर आपको जॉब की। तो वो बोलेगा कि कोई जरूरतमंद जिसको सिर्फ आरआरबी चाहिए उसको देते हैं, देखते हैं कोई दूसरा कैंडिडेट। ये हो सकता है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए कि क्या आप और कोई फॉर्म भर रहे हैं, या कोई और फॉर्म भर के रखा है, आर यू इन द मिडिल ऑफ एनी अदर एग्जाम, बोलना नो सर, एज ऑफ नाउ आई एम कंप्लीटली फोकसिंग ऑन आरआरबी। हाँ, आरआरबी में अगर मेरा रिजेक्शन हो गया किसी वजह से, तो फिर मैं आगे के और ऑप्शंस ट्राई करूंगा, तब देखता हूँ फिर और कौन कौन से फॉर्म है। वो बोलेगा ही कि अगर आरआरबी में रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या करोगे, तो बोलना सर अगर आरआरबी में रिजेक्ट हो गया तो फिर मैं आगे के ऑप्शंस डेवलप करूंगा, फिर मैं कुछ नए ऑप्शंस पे काम करूंगा, कुछ और नए ऑप्शंस में तलाशूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लो आप कोई दूसरे जॉब के बारे में बोल रहे हैं, ओके, ऑन गोइंग, तो वो थोड़ा अलग जाता है। सिर्फ दूसरे जॉब के बारे में आप कब बोल सकते हो, सुनो, जब आपका दूसरा जॉब आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 से थोड़ा छोटा हो। एग्जांपल के लिए आप क्लर्क हैं या क्लर्क के लिए अपियर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई भी एक स्टेप आगे का ही देखेगा, तो इन दैट केस आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी किसी ने पूछा भी है कि जिन्होंने आरआरबी क्लर्क, हाँ वो बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्टेप आगे का अगर आपके पास चांस है तो आप तो वो बोल ही लेंगे, ठीक है। कोई सा भी क्लर्क का पार्ट आप इसमें डाल सकते हैं, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक और चीज आती है कि सर
अगर आप रिजेक्ट हो गए तो फिर क्या करोगे? ये क्वेश्चन भी मेरी लिस्ट में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों के दिमाग में रहता है ये क्वेश्चन, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 2-3 साल में भी ये क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं आते हुए। बट एक हाथ मान लो आपको पूछ ही लिया कि अगर आप रिजेक्ट हो गए तो क्या करोगे, तो इन दैट केस आप सिंपल ये बोलिए कि सर अगर मैं रिजेक्ट हो गया, इसका डेमो मैं बताता हूं आपको। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, सो मिस्टर निखिल इफ यू आर रिजेक्टेड देन व्हाट नेक्स्ट? Sir, first of all, it will be very disappointing to know that I am rejected because I really worked hard for this interview. But I will accept what has happened, but we'll try to retrospect what went wrong in this interview. And I will make sure that such type of mistakes shall not be repeated again in any other interview, and will further continue with my more exploration of IBPS and other exams. बस यही बोलना है। ये मत बोलना कि अगले साल फिर आरआरबी में ही आऊंगा। बहुत ज्यादा एकदम डेस्परेट कमिटमेंट लगेगा वो सोल्जर वाला। किसी के पास इतना टाइम नहीं है साल भर आरआरबी के लिए बैठने के लिए। आपके पास बाकी के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये ज्यादा ही डेस्पो हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, लेकिन एक बार देखूंगा क्या गड़बड़ हुई है, और फिर बाकी के जो भी ऑप्शंस होंगे नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि पता चलेगा आपको 1 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट आता है, न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी के दिन मतलब हर कोई खुश नहीं होता एक्चुअली में। ओके, ये हर साल देखता हूं मैं। तो 1 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा, पीओ क्लर्क और एसओ सारे रिजल्ट 1 जनवरी को ही आते हैं। तो बड़ा कलरफुल रहता है वो दिन। कुछ आंसू, कुछ पेड़े, कुछ मिठाइयाँ, सब मिलता है उस दिन। तो आप ये बोल सकते हो, फिर आगे आगे कुछ और नए ऑप्शंस तलाशूंगा सर, देखूंगा कुछ और। मतलब मेरे वो बोलेंगे यानी आर यू नॉट इंटरेस्टेड फॉर आरआरबी अगेन? बोला नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आरआरबी तो मेरी प्रायोरिटी है ही, लेकिन मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं। इतना वक्त रहेगा नहीं मेरे पास कि मैं 1 साल और दे पाऊं। तो मैं नए ऑप्शंस पे मुझे काम करना जरूरी होगा, ये बिल्कुल बोलना सीना ठोक के। क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ पाएगा कि इसके पास इतना वक्त है नहीं कि मतलब डेस्परेटली एक एक साल और डालेगा। ये चीज आप बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट एचआर पार्ट। एचआर पार्ट में अगर कुछ रह गया होगा तो आप पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब आ जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस वाले पार्ट पे, जो मैंने सेकंड कैटेगरी बताई थी, टेक्निकल एंड जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस पूरा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, ये सेशन जस्ट आपके गाइडलाइंस के लिए है कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। नंबर 1, गाइज अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा ना मेरे से, मैं स्कैन कर लूंगा पूरा का पूरा। अभी आप एक लिस्ट समझ लीजिए पहले। देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे पहले आरआरबी के बारे में पढ़ लो। ओके, पिछले 2-3 दिन से मैं जिस कैंडिडेट को भी पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबी, ऐसे बहुत अच्छे कन्विंसिंग आंसर आते नहीं है। तो इसीलिए आरआरबी के बारे में अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आरआरबी इतना तो आपको पता ही होगा, मैं नटशेल में बता देता हूं आपको। इंडिया में जब आजादी हुई उसके बाद सबसे पहले एसबीआई आया, ठीक है। रिटेल बैंकिंग की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे आरबीआई आया 1949 में। यस, आरबीआई नेशनलाइज हुआ 1949 में, लेकिन सबसे पहले सरकारी बैंकों में देखा जाए तो इट वाज एसबीआई। एसबीआई 1955 में बना, और एसबीआई के ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, हर तरफ एसबीआई लोन बांटेगा, एसबीआई ही लोन बांटेगा। बाकी के सारे बैंक प्राइवेट बैंक थे। ये बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट था, कैनरा बैंक प्राइवेट था, पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट था, है ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट था, इलाहाबाद बैंक प्राइवेट था, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सब प्राइवेट बैंक थे ये। तो जाहिर है कि ये सब बड़े बड़े शहरों में ही थे, और ये लोग तभी गांव में या अलग जगह ब्रांच खोलते थे जब इनके लिए प्रॉफिटेबल हो। अदरवाइज ये तो सबके सब पुणे, मुंबई, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों में, वडोदरा में इधर उधर ब्रांच खोल के बैठे थे। तो हुआ ये कि 1969 आते आते कई सारे बैंकों को पकड़ा गया, मर्ज किया गया और नेशनलाइजेशन किया गया। 19 जुलाई 1969 इंदिरा गांधी ने एक्विजिशन एंड बैंकिंग ट्रांसफर एक्ट ये लाके सारे बैंकों को एक्वायर करके 50% से ज्यादा हिस्सेदारी ले ली 14 बैंकों में, और उन सबको नेशनलाइज कर दिया।
ये वही बैंक है जो IBPS के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये हो गए 14 बैंक। उसके बाद ये 14 बैंकों को बोला गया कि अब गांवों में जाइए और लोन बांटिए, सेमी अर्बन एरिया में लोन बांटिए, रूरल एरियाज में, है ना, फिर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 शहरों में भी आप लोन बांटिए और पैसे का फ्लो बढ़ाइए, बिजनेस डेवलप होने दीजिए, इकोनॉमी को रन होने दीजिए। ठीक है, लेकिन स्वाभाविक है कि 5-6 साल के अंदर अंदर नए प्रॉब्लम्स आने लगे। नए प्रॉब्लम ये थे कि जितने बैंक हैं ये सारे बैंक गांव वालों के साथ ठीक से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, या यूं कह ले कि गांव वाले बैंक के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और रूरल इकोनॉमी का कुछ भला हो ही नहीं रहा था। गांव का आदमी जिसको बैंकिंग का कोई अंदाजा नहीं है, वो बड़ी कमर्शियल बैंक में जाने से पहले 10 बार सोचता था, उसकी कोई मदद नहीं करता था। उसको जिस चीज के लिए लोन चाहिए उस तरह के लोन की फैसिलिटी वहां अवेलेबल नहीं होती थी। गांव के आदमी के पास इतने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते थे। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से गांव के लोग कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे थे, और ये जो 14 नेशनलाइज बैंक थे ये भी सरकारी शहर वाले बैंक बन के रह गए थे। इनका रूरल पेनिट्रेशन हो रहा था लेकिन बहुत कम। भारत में 6 लाख गांव हैं, तो इतने देर तो हम रुक नहीं सकते। इसीलिए 1975 में फिर ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर दी गई, और 1975 2 अक्टूबर को सबसे पहली बैंक उत्तर प्रदेश में लाई गई थी। ठीक है, वहां से ग्रामीण बैंक बने। तो ग्रामीण बैंक का बेसिक काम ही ये था कि ये बैंक रूरल इथॉस पे चलेंगे, यानी ये कंप्लीटली डेडिकेटेड होंगे रूरल के लिए। तो इनका काम ही होगा कंप्लीटली रूरल सर्विसेज देना, जिसमें लार्जली एग्रीकल्चर आएगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आएंगी। रूरल इकोनॉमी के लिए जो लोग MSME में काम करते हैं या छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करना, ये लार्जली RRB का काम था। तो RRB बेसिकली उसी टच उसी फ्लेवर में बनाई गई बैंक थी। धीरे धीरे RRB बढ़ने लगे। 1975 में जितने RRB थे, 1980 आते आते भारत में 56 RRB हो चुके थे। 1985 आते आते भारत में लगभग 100 के ऊपर RRB हो चुके थे। और 1991 वाज द टाइम जब भारत में RRB एकदम चरम सीमा पे थे। 193 RRBs हो गए थे भारत में। आप इमेजिन करो, आज अगर भारत में 193 RRB होते तो 50,000 वैकेंसी तो RRB की ही निकल जाती कम से कम, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। तो 193 RRB बन चुके थे। लेकिन 85 के बाद से ही RRB नुकसान में जाने शुरू हो गए थे। नुकसान में जाने का सिंपल कारण ये था कि अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा देने पड़ रहे थे। जिन लोगों को आप लोन दे रहे हो उनमें रीपेइंग कैपेसिटी कुछ है ही नहीं, उल्टा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मॉर्गेज रखने के लिए कुछ नहीं है, तो सारे लोन बस भरोसे पे दिए जा रहे हैं। अब कोई 2 लाख का लोन ले रहा है, कोई 1 लाख का लोन ले रहा है, तो बदले में गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास, तो सब कुछ अनसिक्योर्ड लोन जा रहा है। इकोनॉमी को मजबूत करना है, ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है कि लोन तो सैंक्शन होते जा रहे हैं लेकिन वो लोन की रिकवरी उतनी तेजी से हो ही नहीं रही थी। नतीजा यही होता है कि NPA हो जाता है। तो जबरदस्त NPA बनने लगा। इतना भयानक NPA होने लगा कि बहुत सारे बैंकों को वंस अगेन सरकारी सपोर्ट की जरूरत पड़ गई। अब RRB का मॉडल ऐसा है कि RRB में 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, 35% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जिस स्टेट की वो होगी, और फिर बचा हुआ 15% पैसा, सॉरी 35% पैसा जो है वो स्पॉन्सर बैंक लगाती है, और 15% पैसा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर मान लो पंजाब ग्रामीण बैंक, तो पंजाब ग्रामीण बैंक में 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है, 35% पैसा पंजाब ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सर बैंक जो भी होगी, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, उसका पैसा लगा है, और 15% पैसा पंजाब सरकार का लगा है। इस तरीके से डिवाइडेड है। तो सरकार के ऊपर बर्डन इतना ज्यादा आ गया नुकसान के वजह से कि हर बजट में RRB के लिए नया बजट सैंक्शन करो, RRB के लिए और पैसे सैंक्शन करो। तो ये मॉडल तो सस्टेनिंग था ही नहीं, क्योंकि रिकवरी कुछ हो ही नहीं रही है। तो सरकार ने सबसे पहले खुसरो कमेटी को बोला कि आप इसके ऊपर कुछ निवारण दीजिए। खुसरो कमेटी ने बोला जो जो नुकसान में है सारे RRBs को बंद करो, लेट देम शट डाउन देयर ऑपरेशंस कंप्लीटली, जो चल रहे हैं प्रॉपर उनको रखते हैं, और उनको भी मर्ज कर लेते हैं प्रॉफिटेबल के साथ, जो नुकसान में उनको मर्ज करो या बंद करो।
ये खुसरो कमेटी की रिपोर्ट आई, समय आगे बढ़ा, उसके बाद नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट आई। ये वही नरसिम्हन साहब है जिनके रेकमेंडेशन पे आरआरबी बनाया गया था। ये आरबीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी सदस्य रह चुके हैं भारत की तरफ से। तो नरसिम्हन कमेटी ने ये बोला कि भाई आप आरआरबीज का मर्जर करो, जो लॉस में है उनको बंद करो, लेकिन एक तरीका और है आरआरबीज को बचाने का, वो ये कि आरआरबीज को भी बाकी के नेशनलाइज बैंक की तरह कमर्शियल करो, 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए स्कोप दे दो इनको। तो क्या करें, इनको भी बोलो कि इंडस्ट्रीज को लोन दे सकते हैं, कमर्शियल लोन दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बेच सकते हैं, लॉकर फैसिलिटी दे सकते हैं, गोल्ड लोन दे सकते हैं, पर्सनल लोन दे सकते हैं, कार लोन दे सकते हैं, बड़े बड़े लोन दे सकते हैं। राइट, इस तरह के लोन दे सकते हैं। जब ये डिसीजन लिया गया तब जाके आरआरबी के साथ ये नाम जुड़ गया कि आरआरबीज आर कमर्शियल, शेड्यूल्ड कमर्शियल। इसलिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन अगर आ गया कि आरआरबी शेड्यूल्ड कमर्शियल है या नहीं, द आंसर इज यस, आरआरबी शेड्यूल कमर्शियल है। कमर्शियल है क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है, और शेड्यूल्ड है क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 के अंदर लिस्टेड है। और शेड्यूल कमर्शियल है, प्रॉफिट कमा रहा है, इसीलिए इतनी अच्छी सैलरी भी पे कर सकता है आपको। राइट, एक कोऑपरेटिव बैंक कैन नॉट पे यू सो मच जो आरआरबी इजीली दे सकती है आपको। तो शेड्यूल कमर्शियल है आरआरबी। यहां से आरआरबी थोड़ा ट्रैक पे आने लगे, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी चीज का असर इतने जल्दी इतने अच्छे से तो पड़ता नहीं। 1995 से लेकर 2015 तक 20 साल में कई सारे आरआरबी और बंद हो गए, काफी आरआरबी बंद हुए। उसके बाद फाइनली आरआरबी के ऊपर 2020 में एक बहुत बड़ा कॉल लिया गया कि भारत में आखिरी के 36 आरआरबी रखे जाएंगे, बाकी सब बंद कर दिए जाएंगे। अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस स्टेट, उन्होंने ये डिसीजन कोविड के टाइम पे लिया था। परफॉर्मेंस देखेंगे, खराब रहा तो हम 36 आरआरबी तक ले आएंगे। लेकिन पिछले 3 साल से अगर हम देखें 2021, 2022 और 2023, तो आरआरबीज हैव रियली डन अ वेरी गुड जॉब। तो आरआरबीज न केवल अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, रिकवरी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, अपना ग्रॉस एनपीए कम कर रहे हैं। ग्रॉस एनपीए कम होगा तो धीरे धीरे नेट एनपीए भी कम हो ही जाएगा। आरआरबीज ओवरऑल प्रॉफिट में आने लगे हैं, पहले जितना प्रॉफिट होता था उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे हैं। तो इसीलिए अभी अगर देखा जाए तो भारत में 43 आरआरबीज हैं, और 43 का 36 करने का डिसीजन अभी फिलहाल सरकार का नहीं है। तो देश में इस समय 43 आरआरबीज हैं, और 43 आरआरबीज आर रियली डूइंग गुड। अब इसमें दो बातें और याद रखिए, गोवा इज द ओनली स्टेट जहां पर कोई आरआरबी नहीं है, और दूसरा जम्मू कश्मीर इज द स्टेट जहां पर आरआरबी की स्पॉन्सर एक प्राइवेट बैंक है, दैट इज जम्मू कश्मीर बैंक। ठीक है, वो बट ऑब्वियस है क्योंकि वहां पर सरकारी कंट्रोल थोड़ा कम था पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया आरआरबी के बारे में, ये बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपकी राज्य की जो आरआरबी है उसके बारे में आप थोड़ा और पढ़ के रखिएगा। वहां का चेयरमैन कौन है, उसका क्वार्टरली प्रॉफिट क्या है, जिस राज्य के लिए आप आपने अप्लाई किया है वहां का थोड़ा बहुत पढ़ के रख लीजिएगा। ये हो गया आरआरबी के बारे में। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको फटाफट लिस्ट बना देता हूँ। हाँ, वन स्टेट वन आरआरबी के बारे में अगर पूछ लिया तो आप बोलना यस इट्स अ गुड आइडिया, इसके खिलाफ मत बात करना, इट्स अ गुड आइडिया, इससे कहीं ना कहीं और वैकेंसीज बढ़ेंगी या फिर आरआरबीज और प्रॉफिट में आ सकते हैं। आरआरबीज का प्रॉपर स्ट्रक्चराइजेशन हो जाएगा, ज्यादा ज्ञान मत देना, नहीं तो खामखा वो ड्रिल करने लगेंगे आपको। बट अगर पूछ ही लिया कि आपको क्या लगता है सही है या गलत है, बोलना दो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज इससे आरआरबीज फाइनेंशियली और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ठीक है, और कर भी इसीलिए रहे हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस में लिस्ट बता देता हूं आपको। सबसे पहले, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है ये देख लेना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बाद फिर अबाउट आरआरबीज आपने देख लिया, फिर आ जाता है बेसिक क्वेश्चन जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये पता होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन्स, कितने प्रकार के लोन आरआरबी दे सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा पता होना चाहिए आरआरबीज का। उसके बाद आरआरबीज में सबसे ज्यादा बिकने वाले लोन में आता है केसीसी,
केसीसी के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर अच्छी पढ़ाई करके जाइए। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिटेल में पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मनरेगा, आपको मनरेगा के ऊपर सवाल आ सकते हैं बिल्कुल। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा पीएम किसान योजना, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, खासकर गर्ल्स को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीमेल को लाभ मिले ऐसे 2 स्कीम्स का नाम बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन गर्ल्स को रहते हैं। तो फीमेल ओरिएंटेड 2-3 स्कीम्स के नाम आपको पता होने चाहिए, गर्ल्स स्पेशली। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए, व्हाट इज रेपो रेट, ओके, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, what is CRR, cash reserve ratio, what is SLR, statutory liquidity ratio, what is bank rate, what is MCLR, marginal cost of funds of lending rate, ठीक है, what is MSF, marginal standing facility, और एक और क्वेश्चन आ सकता है what is NDTL। NDTL लिटरली आता है, अभी अभी इस साल भी कई सारे बैंकों में क्वेश्चन आया है, डू यू नो व्हाट इज NDTL, कितना परसेंट होता है, क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो एनडीटीएल को ठीक से एक बार पढ़ लेना। आई होप सेशन तो रिकॉर्ड हो ही रहा है बट आप पैरेलली नोट करते जा रहे होंगे। आर यू देयर गाइस? एकदम सन्नाटा है, इसलिए बीच बीच में पूछना जरूरी है। यस, जैन सर है, बट देन आई एम मोर वरीड अबाउट अदर स्टूडेंट्स। यस, ओके फाइन, तो ये लिख लिया। अब एक क्वेश्चन और जिसपे अच्छे से पढ़ाई कर लेना वो है पीएसएल। पीएसएल का मतलब पाकिस्तानी सुपर लीग नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर 100% क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि वही काम है आरआरबी का। तो वो आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर काफी कुछ पूछेगा, और ऊपर ऊपर से पढ़ के मत जाना, फायदा होगा नहीं अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो। डिटेल में पढ़ लेना पीएसएल। पीएसएल के बारे में 2-3 चीजें बता देता हूं। पीएसएल के अंदर 8 सेक्टर आते हैं, 8, ठीक है। इन 8 सेक्टर को याद करने के लिए एक बढ़िया फॉर्मूला दे देता हूं, मैं चैट कमेंट्स में लिख देता हूं वो फॉर्मूला। ये देखो, ये चैट कमेंट में लिखा है मैंने, एच समीर, ठीक है, याद करने में बड़ा आसान है, एच समीर, ठीक है। एच से हाउसिंग, एस से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से एग्रीकल्चर, एम से एमएसएमई, ई से एक्सपोर्ट, दूसरे ई से एजुकेशन, और आर से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ये सारे के सारे पीएसएल के अंदर आते हैं। ये एक बार में रट्टा मार के रखना, ये आपको याद आ जाएगा। हाँ, अब एच समीर का एच आर सीमा बनाया है, बहुत बढ़िया, चलेगा, ठीक है। मेल फीमेल का ही फर्क है, चलेगा, दोनों फॉर्मूला चल जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, ये पीएसएल के ऊपर। और पीएसएल, पीएसएल को कितने प्रतिशत लोन देना पड़ता है, लिखो जरा कमेंट थ्रेड में, किसी को मालूम है तो। पीएसएल को आरआरबी इज बाउंड टू गिव हाउ मच परसेंटेज ऑफ, नॉट 40%, इट इज 75। RRB is bound to give 75% of A and BC only for PSL, only for PSL। उसमें एग्रीकल्चर को 20% और उसमें वीकर सेक्शन को 10%। ये सब तो पूरा ऑलरेडी बना के रखा है ना, राइट। तो ये सब आपको पूछा जाएगा ही, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, पीएसएल की पढ़ाई अच्छे से कर लेना। इसके बाद और बैंकिंग अवेयरनेस में नाबार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नई नई स्कीम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। स्कीम पढ़ लेना, ये सब आ सकता है, ठीक है। और बैंकिंग में हाँ, पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था, सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सिंपल बोलना, करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बिजनेस लाइसेंस चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, या उद्योग आधार चाहिए। तो उसकी कॉपी लगाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, हो जाता है बाकी का काम, ठीक है। तो नॉट अ बिग डील, ठीक है।
जो लोग बीकॉम वाले हैं उनको बीकॉम की चीजों को बैंकिंग अवेयरनेस से जोड़ के पूछा जाता है। जैसे कि उनको बोला जाएगा कि करंट एसेट्स क्या है, बैंक के अंदर के करंट एसेट्स बताओ। लिक्विड एसेट क्या है, बैंक के अंदर कौन कौन से लिक्विड एसेट हैं वो बताओ। ठीक है। हाँ, दो तीन चीजें और याद आ गई। एनपीए के बारे में पढ़ना। एनपीए दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रॉस एनपीए, एक नेट एनपीए। उदाहरण से समझा देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं जयंत सर ने मुझसे 100 रुपए लिए। ठीक है, सिर्फ उदाहरण है, कुछ नहीं है। तो मान लेते हैं जयंत सर ने मुझसे 100 रुपए लिए, मैंने बोला जयंत सर को कि 10% ब्याज लगेगा। तो कुल मिला के कितने वापस करने पड़ेंगे? 110 रुपए। जयंत सर 110 रुपए मुझे लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? मैंने पहले से ही 5 रुपए का नुकसान होगा ये सोच लिया है मन में। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि 105 भी दे देंगे तब भी मुझे मेरा पार्ट निकल ही आएगा। तो जो 110 पूरे, अगर जो 110 का पूरा पार्ट है वो अगर मुझे नहीं मिला तो उसको मैं बोलूंगा ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए हो गया, टोटल लॉस, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर मान लो 5 भी रिकवर हो गए तो उसको बोलेंगे नेट एनपीए, क्योंकि मैंने 5 रुपए का प्रोविजनिंग उसमें से माइनस कर दिया था। समझ में आया? राइट। तो कभी किसी ने पूछ लिया कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में फर्क क्या है, बोलना टोटल एनपीए वो हमेशा ग्रॉस होता है, लेकिन एनपीए में से प्रोविजनिंग लिख देता हूं मैं कमेंट्स में, प्रोविजनिंग, इसको अगर माइनस कर दिया तो जो बच जाता है वो नेट एनपीए होता है। तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए अच्छे से याद रखना। उसके बाद आपको केवाईसी, यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आजकल बहुत ज्यादा ड्रिल करते हैं केवाईसी के ऊपर। केवाईसी के ऊपर अच्छी पढ़ाई कर लेना। केवाईसी क्या है, केवाईसी कैसे किया जाता है। केवाईसी की 3 कैटेगरीज है, मालूम है क्या किसी को? केवाईसी की 3 कैटेगरीज होती हैं। डज एनीवन नो अबाउट इट? कौन कौन सी कैटेगरी? चलिए मैं बता देता हूँ। केवाईसी हैज 3 कैटेगरीज। पहली होती है हाई रिस्क कस्टमर, दूसरी होती है लो रिस्क कस्टमर, तीसरी होती है मीडियम रिस्क कस्टमर। जो हाई रिस्क वाले हैं उनका केवाईसी हर साल करना पड़ता है, मीडियम वालों का 3 से 5 साल में एक बार, और लो रिस्क वालों का 8 साल में एक बार। ये जरूरी है और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। स्केल 1 के लिए ये सब जॉब रहते ही हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर यस, आपको लोन के बारे में पूछेंगे। ओके, लोन के बारे में 100% आपको पूछेंगे। तो आपको बोलेंगे अगर मान लो कोई आ गया है और वो क्रॉप लोन चाहिए उसको, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखोगे बताओ? क्रॉप लोन चाहिए किसी फार्मर को, तो बैंक में बैठे बैठे लोन दे पाओगे? पहले तो फील्ड में जाना पड़ेगा, उसकी खेती के सारे पेपर देखने पड़ेंगे। अब मुझे आपके राज्य में क्या बोलते हैं उन पेपर्स को पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे 7, 12, 8 ऐसे 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पे तय होता है कि भाई खसरा नंबर एक होता है जमीन का, हाँ, जमाबंदी, यस, ये पेपर्स पूरे चेक करने पड़ते हैं। और उसके बाद तो आपको इस तरह के शब्द जो हैं शायद इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके अगर मान लो कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाला होगा तो उसको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब चीजें, फिर उसके बाद फील्ड इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ऐसा वैसा छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन क्वेश्चंस का बहुत लोड मत लेना, कोई कॉलेज के वाइवा जैसा नहीं कि हर एक आंसर आप दोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे टाइप्स, लेकिन यस, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर एक एक और चीज रहती है कि एनपीए की रिकवरी कैसे करोगे, ठीक है। इस बात को प्लीज समझ लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, इसको समझ लेते हैं। अगर आपको किसी ने बोला कि एनपीए बहुत हो रखा है तो एनपीए की रिकवरी कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये कि एनपीए के लिए हम, एनपीए ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखवा लेंगे, सिक्योर्ड लोन रहेगा, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन कुछ तो रखेंगे ही, ठीक है। तो जो हमारे पास है उसका ऑक्शन करेंगे, बिडिंग करेंगे और अपना पैसा वसूल लेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये, अगर मान लो अनसिक्योर्ड लोन है तो इन दैट केस, या सिक्योर्ड भी है तब भी मौका तो देना पड़ेगा ना सामने वाले को, तो आप क्या करेंगे, पहले फॉलो अप लेंगे। फॉलो अप से पैसा नहीं दिया तो आप फील्ड विजिट करेंगे, उसके घर जाएंगे। घर जाएंगे तो ऑब्वियसली आप चिल्ला तो नहीं सकते वहां पर, बिल्कुल, अदरवाइज वो आप ही के ऊपर पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। तो जाहिर है कि आप प्यार से समझाएंगे। मैक्सिमम केसेस में लोग घर पे होते ही नहीं है जब ऐसे कोई विजिट होती है तो
तो आपको वहां पर बताना पड़ता है। फिर आप नोटिस दे के आते हो, नोटिस का भी जवाब नहीं आता तो एक और बार आपको नोटिस भेजना होता है, वो भी नोटिस का जवाब नहीं आता तो फिर लीगली जाना पड़ता है और आपको कोर्ट का नोटिस देना पड़ता है। और इस तरह के तमाम मामले जो हैं ये लोक अदालत में सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर मान लो कभी पूछ लिया तो ये याद रखना, सच टाइप ऑफ केसेस आर डेल्ट ओनली इन लोक अदालत। ठीक है, इनका सारा निपटारा जो है लोक अदालत लेवल पे हो जाता है। बहुत बड़ा फ्रॉड होगा तो बात अलग है, अदरवाइज लोक अदालत लेवल पे सब निपट जाता है। लोक अदालत में जाने से पहले भी उसको मौका दिया जाता है कि एक बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करवा लो, मानेगा ही नहीं तो फिर लोक अदालत में घसीटना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद फिर एक और चीज आती है, वो है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर। तो आपको डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि एनपीसीआई क्या होता है ना। फिर उसके बाद डिजिटल बैंकिंग के बारे में बेसिकली आप क्या जानते हो। फिर उसके बाद ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया जा सकता है क्या। फिर उसके बाद पिछले साल एक क्वेश्चन था, एनपीसीआई और यूपीआई में क्या फर्क है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर डिजिटल बैंकिंग में नहीं, डिजिटल बैंकिंग में इतने ही है। यस, एक चीज और है, सारफासी एक्ट। सारफासी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। बैड बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, बैड बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। और ये अपना सारफासी एक्ट, बैड बैंक्स एंड पीएमएलए, तीनों लिख देता हूं मैं, गड़बड़ ना हो, तीनों लिख देता हूं। सारफासी एक्ट, बैड बैंक्स एंड पीएमएलए। पीएमएलए का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में आप ठीक से पढ़ के रखिए। एक और क्वेश्चन जो अभी अभी फेडरल बैंक तक बड़ा पॉपुलरली आता रहा है, वो है मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या। बड़ा फेवरेट है ये आजकल, बहुत पूछते हैं ये क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग पूछते पूछते ब्लैक मनी के बारे में पूछने लग जाते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में ब्लैक मनी का रेफरेंस लेना पड़ता है। तो या तो ब्लैक मनी पूछेंगे फिर मनी लॉन्ड्रिंग पे आएंगे, या मनी लॉन्ड्रिंग पूछेंगे फिर ब्लैक मनी पे आएंगे। तो ये दो सवाल भी पैरेलली याद रखिएगा। ठीक है, ये बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड हो गया। बाकी कुछ और अच्छा समझ में आता है तो मैं जरूर सर को हैंड ओवर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब कुछ स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर लेता हूं, आखिरी के 2 मिनट। स्टैंडर्ड जनरल नॉलेज में मैं अपना दिमाग लगाने के बजाय जो 2 साल में क्वेश्चन आए हैं वो बता देता हूं। उसमें देखो, आपको क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू नो अबाउट एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर के बारे में आप क्या जानते हो। उसके बाद फिर आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम और पीएम स्वनिधि स्कीम ये पूछते हैं। फिर मनरेगा ऑलरेडी बताया था मैंने। फिर व्हाट इज ई रूपी, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, व्हाट इज ई रूपी, है ना। कभी कभी बिटकॉइन सुना है क्या, ये भी बोलते हैं वो। तो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी, इस तरह का वर्ड यूज करके उसके बारे में पूछते हैं। फिर एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के बारे में क्या जानते हो आप। फिर एक क्वेश्चन रहता है, अगर स्टार्टअप के बारे में बता दिया तो आगे एक और क्वेश्चन आता है, यूनिकॉर्न्स के बारे में क्या जानते हो। ठीक है। फिर एक हाथ क्वेश्चन जनरल नॉलेज में, यस, डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे ओपन करोगे। डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे ओपन करोगे। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि बैंक के जो वेरीफाइड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो कौन कौन सी होती है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है ना, हर एक बैंक के पास 6 वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन सी होती है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये भी है कि बैंक का बिजनेस कैसे बढ़ाओगे। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि आप एज अ स्केल 1 ज्वाइन हुए हो तो बैंक का बिजनेस आप कैसे बढ़ाओगे। ठीक है। रोशन का क्वेश्चन है, पैन कार्ड ओबीडी में आता है क्या, नहीं आता। अच्छा हो गया पूछ लिया, पैन कार्ड नहीं आता उसमें। ठीक है। यस, तो बैंक का बिजनेस आप कैसे बढ़ाओगे, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। फार्मर्स के रिक्वायरमेंट को आप कैसे समझोगे, ये हो सकता है। क्रॉस सेलिंग कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है।
ठीक है, ये रहेगा। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के ऊपर इस समय जो स्टैंडर्ड करंट अफेयर चल रहा है वो यही है कि अमेरिका में कौन इलेक्शन जीता, सेकंड अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति बने वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद इजराइल वाले इशू पे एक हाथ सवाल आपको पूछ लेंगे अगर आपने हॉबी में डाला है ऐसा कुछ, रीडिंग या इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में मुझे जानना समझना अच्छा लगता है टाइप्स। ठीक है, फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है, कितनी चल रही है, ग्रोथ कितनी है, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर क्रिकेट वगैरह हॉबी है तो मौजूदा टूर्नामेंट जो हो रहे हैं उसके बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हैं। ओके, फिर करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वो लोग। आपके आपके रीजन से, आपके लोकल एरिया से अगर कोई कोई चीज अभी सुर्खियों में है तो वो क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, 2 साल पहले की एक बात है। आई हैड वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका और वो उडुपी डिस्ट्रिक्ट से थी। और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में उन दिनों हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर आपको पता होगा तो। भारत में एक कंट्रोवर्सी बड़ी सुप्रीम कोर्ट तक गई है, वो हिजाब कंट्रोवर्सी वाली एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसको वो क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि वो उसी एरिया से थे, तो उनको वो क्वेश्चन पूछा गया था लाइक दैट। तो आपके एरिया में भी कोई अभी एकदम हॉट ऑफ द प्लेट मुद्दे चल रहे होंगे या कुछ होगा, ये आपको पूछा जा सकता है, राइट। जैसे महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन शुरू होने वाले हैं 20 नवंबर से, तो कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट होगा तो उसको 100% इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो गाइज ये हो गया पूरा का पूरा मेरे तरफ से ओरिएंटेशन जो मैं बताने वाला था। बाकी तीसरा पार्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस का है, तो वो तो आपको अपने लेवल पे ही प्रिपेयर करना है, राइट। एक बात और है, जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन क्वेश्चंस के थ्रू मतलब यानी यू विल बी कंप्लीटली कंसिडरिंग कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में मार्क्स लाने के लिए और भी कई सारी चीजें लगती है। सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये सिर्फ जिस तरीके के पूछे गए हैं वहां से प्राप्त किया हुआ डेटा है। जाहिर है कि नए नए क्वेश्चन और जुड़ते चले जाएंगे। पैनल क्या पूछेगा ये अल्टीमेटली पैनल के ही हाथ में होता है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस पार्ट्स अगर हम देखें तो डेफिनेटली इससे मदद मिलती है। यस, ड्रेस कोड के ऊपर बात कर लेते हैं। यस यस, ड्रेस कोड पे बात कर लेते हैं। ड्रेस कोड के ऊपर है ना, एक सेकेंड, मैं अगर मेरे पास कुछ इमेजेस है ना तो मैं शेयर करता हूँ। जस्ट मिनट, हाँ। मैंने ना कल ही कुछ ड्रेस कोड के ऊपर अच्छे इमेजेस निकाले हुए थे। यस। देखिए, ड्रेस कोड के ऊपर मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले बॉयज के ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म, है ना, बॉयज के ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। सी, बॉयज के ड्रेस कोड में एक दो चीजें हैं। नंबर वन, शर्ट। ठीक है, शर्ट, प्लेन शर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक्स पैटर्न का भी शर्ट हो सकता है, लेकिन बहुत फाइन चेक्स चाहिए, ब्रॉड चेक्स बिल्कुल नहीं चलेगा, वो कैजुअल होता है। ठीक है, तो चेक्स पैटर्न का एकदम फाइन चेक्स वाला शर्ट पहन सकते हो, या फिर आप प्लेन शर्ट पहनिए। डॉटेड वाला शर्ट जो नए पैटर्न में आता है वैसा नहीं चलेगा, या हॉरिजॉन्टल लाइन है शर्ट्स में वैसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हाइट और दब जाती है उससे। तो इस तरीके से हाफ शर्ट नहीं चलेगा, फुल शर्ट ही चाहिए। ठीक है, और हाफ शर्ट और फुल शर्ट और कफलिंग्स पूरी बंद हुई होनी चाहिए। ठीक है, कलर्स आप चुन सकते हो, व्हाइट, लाइट ब्लू, पिस्ता कलर, कोई भी क्रीम कलर चलेगा, ग्रे कलर चलेगा, है ना, कोई भी लाइट कलर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करिए कि प्योर कॉटन मत पहनिएगा, क्योंकि कॉटन में सिलवटें बहुत ज्यादा आती हैं और घंटे भर में वो बिल्कुल फ्रेश सा लगेगा नहीं।
कॉटन के शौकीन बहुत रहते हैं लोग, लेकिन कॉटन में एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है, आप चाहें तो स्ट्रेचेबल मटेरियल का पहनिए, वो फ्रेश लगता है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल शर्ट्स के साथ ऑब्वियसली ट्राउजर्स कंट्रास्ट में होने चाहिए। तो ट्राउजर्स जो है डार्क ट्राउजर्स ही सबसे अच्छे चल जाते हैं। व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन भी चलता है, लाइट ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी चलता है, अदरवाइज ब्राउन, ब्लैक और नेवी ब्लू, ये 3 पैंट्स के कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो, ठीक है, एंकल लेंथ में। इसके साथ सॉक्स, सॉक्स जो होंगे वो ट्राउजर के साथ मैचिंग होंगे। सॉक्स अगर मान लो ट्राउजर नेवी ब्लू कलर का ट्राउजर है, तो आपके सॉक्स जो होंगे वो भी डार्क नीले सॉक्स होने चाहिए या ब्लैक होने चाहिए, ठीक है, तो सॉक्स थोड़े मैचिंग होने चाहिए। और जूते जो हैं वो लेस वाले जूते होने चाहिए, बहुत शार्प जैसे शादी में पहनते हैं अपन, उस टाइप के नहीं होने चाहिए। जूतों में ज्यादा हिल नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि फ्लोर पे चलते समय अगर उसका आवाज आने लगे तो वो अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है लाइक यू आर ट्राइंग टू गेन अटेंशन ऑफ पीपल, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो सिंपल हिल वाले ही रखें, ठीक है। ब्राउन बेल्ट और ब्राउन शूज का कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन एज एन इंटरव्यू कैंडिडेट मुझे पर्सनली लगता है कि ब्लैक बेल्ट और ब्लैक शूज का कॉम्बिनेशन ही रखो। ब्लैक बेल्ट होना चाहिए फॉर्मल वाला, बक्कल वाला कोई दूसरा, यानी मैग्नेट बेल्ट या छर्रे वाला ऐसा कुछ अजीबोगरीब बेल्ट मत पहन लेना। एक बक्कल वाला सिंपल जो एक सिंगल पिन वाला होता है, अभी मैं इमेजेस में दिखा दूंगा आपको, वो चल जाएगा, ठीक है। रही बात टाई की, यस टाई लगानी चाहिए, लेकिन कई लोगों के एडवाइस रहते हैं कि टाई नहीं भी पहना तो भी चल जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि इंटरव्यू के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, आजकल लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आते ही हैं। हर साल मैं पुणे या मुंबई में या नागपुर में एक्चुअल इंटरव्यू अटेंड करता ही हूँ, अब इस बार मैं रायपुर में अटेंड करने वाला हूँ। लोग अच्छे से बन ठन के सज संवर के ही आते हैं प्रॉपरली। तो देर इज नो हार्म कि अगर आपने टाई लगा ली, आप एक स्केल 1 के लिए जा रहे हैं, चलेगा टाई। तो टाई आपको यानी कंट्रास्ट में ही पहनना है, शर्ट से बिल्कुल कंट्रास्ट। टाई प्लेन भी हो सकता है, टाई लाइनिंग का भी हो सकता है, चल जाएगा। अगर आप टाई के साथ कंफर्टेबल ना हो, तो जैसे रोशन बोल रहे हैं कंफर्टेबल नहीं है तो मत पहनो सर, नहीं है तो मत पहनो, ये कोई ऑब्वियस ड्रेस कोड तो है नहीं, ये एक सूटेबल ड्रेस कोड है, नहीं है तो मत पहनो। हाँ, अब दूसरी चीज ये एसेसरीज में देखो, हाथों में बहुत ज्यादा फैशन हो, है ना, कोई टैटू बना हुआ हो, या फिर कोई फैशन के लिए कोई कड़ा है, धार्मिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धार्मिक चीजें तो एक्सेप्टेबल हैं ही, लेकिन कोई फैशन के लिए कोई चीज पहनी हुई है जो अवॉइड की जा सकती है, उन सबको आप हटाइए। टैटू वगैरह होगा तो शर्ट से छुपा लीजिए। घड़ी पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, ब्लैक या ब्राउन बेल्ट वाली फॉर्मल रिस्ट वॉच पहन सकते हैं, ठीक है। मेटल बेल्ट वाली या बिल्कुल ब्रेसलेट टाइप की घड़ी या फिर एकदम स्पोर्ट्स वॉच, या बच्चों वाला कोई कलर, ऑरेंज कलर की घड़ी है, येलो कलर की घड़ी है, एकदम व्हाइट कलर की घड़ी है, ये मत पहनना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पियर्सिंग करा रखा है, ठीक है, इस टाइप की चीजें भी अवॉइड करिए एक दिन के लिए। उसके बाद रही बात आपकी शेविंग की, तो ये फ्रेंच बियर्ड भी आप रख सकते हो, आप चाहो तो पूरी दाढ़ी भी रख सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दैट। लेकिन अगर आप दाढ़ी रखते हो, ध्यान से सुनो, तो बहुत ज्यादा घनी और काफी नीचे तक आई हुई ऐसी दाढ़ी नहीं चलती है, वो बहुत ऑड लगेगा। एग्जाम्पल के लिए केजीएफ मूवी के यश की तरह उस टाइप का नहीं चलता, ठीक है। बाकी दाढ़ी रखनी है, प्रॉपर सेट करके 1 या 2 mm में सेट करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिखरी हुई और बहुत ही अस्त व्यस्त वैसी दाढ़ी नहीं चलती। हेयर स्टाइल की जहां तक बात है, जुल्फें बहुत ज्यादा माथे पे आती हुई नहीं होनी चाहिए, फोरहेड के ऊपर खूब ज्यादा बाल आ गए हैं और पूरे बाल से ही फोरहेड ढक गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड कोम्ब योर हेयर प्रॉपरली, यहां से ट्रिम करा के एक प्रॉपर हेयर स्टाइल आप रख सकते हो, स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल जो सबके लिए चल जाता है, ठीक है। और हाँ, रुमाल अपने पास साफ स्वच्छ सफेद कलर का ही रुमाल रखना, यहां से आगे जिंदगी भर के लिए याद रखो, जब तक प्रोफेशनल करियर चल रहा है, एक जेंटलमैन के पास हमेशा व्हाइट रुमाल होना चाहिए, साफ सुथरा। ओके, कभी जरूरत पड़ गई
इट शुड लुक गुड। ठीक है, तो ये हो गया मेल के लिए। ब्लेजर पहने या नहीं पहने, देखिए ब्लेजर पहने तो भी चलेगा, नहीं पहने तो भी चलेगा। अगर ये आरबीआई एसबीआई का इंटरव्यू होता तो डेफिनेटली मैं बोलता कि ब्लेजर पहनो। आरआरबी में आप थोड़ा अपनी मर्जी चला सकते हो, आप चाहो तो पहन सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में ऐसा भी कर लेते हैं बच्चे, स्केल 2 वाले पहन के जाते हैं, देख लेते हैं, अगर बाकी के सारे ब्लेजर पहन के बैठे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अकेले ही दूल्हे लग रहे हैं वहां पर, तो फिर हटा दो ब्लेजर और ऐसे ही जाओ। ये है, ठीक है, ये हो गया बॉयज का। अब आते हैं गर्ल्स। गर्ल्स आर देयर, मतलब गर्ल्स का ड्रेस कोड बताना है क्या, पहले ये पूछ लूं मैं, अदरवाइज पता चला जरूरी है ही नहीं। गर्ल्स इज इट रिक्वायर्ड? राइट, ओके फाइन, ओके। सो गर्ल्स के ड्रेस कोड में दो ऑप्शन, इनफैक्ट तीन ऑप्शन होते हैं। ओके, गर्ल्स के लिए तीन ऑप्शन होते हैं। नंबर एक, सलवार कुर्ती। ठीक है, कुर्ती जो है गर्ल्स वो कॉलर पैटर्न वाली होगी तो बहुत अच्छा है। चाइनीज कॉलर वाली कुर्तियां आती ना आजकल, जो यहाँ तक पूरी, उसके ऊपर अलग से दुपट्टा डालने की जरूरत ही नहीं होती है, छोटा सा यहाँ वर्क रहता है, बाकी पूरी प्लेन होती है, उस टाइप की कुर्ती आप पहन सकते हो। ठीक है, कुर्ती बॉडी फिट हो ताकि आपकी लेंथ यानी आपकी हाइट दबे नहीं। ओके, 3/4 कफलिंग्स वाली होनी चाहिए, हाफ स्लीव मत पहना, 3/4 कफलिंग्स वाली पहनो। स्लीवलेस तो अलाउड है ही नहीं, 3/4 पहन सकते हो। कुर्ती के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, कोई चिकन वर्क है उसके ऊपर, या फिर लेसेस हैं, या फिर उसके ऊपर कोई, या नहीं कुछ और झुमके उमके टाइप का कुछ ऐसा छोटा मोटा पैटर्न है ना, तो वो सब नहीं चलेगा, प्लेन होना चाहिए। आपके भी कुर्ती के कलर बहुत सोबर होने चाहिए, हालांकि कलर ऑप्शंस आपके लिए बहुत सारे होते हैं, तो सोबर ही चुनिए, जैसे कि लाइट कलर्स चुनिए। ठीक है, हाँ। उसके बाद लेगिंग्स रहेंगे, और लेगिंग्स के साथ आपको भी फुटवियर पहनने पड़ेंगे, जिसमें अगर आप सैंडल पहनते हैं तो मेक श्योर कि सॉक्स के साथ सैंडल पहनो। आपके पैर, पंजे ऐसे खुले दिखने नहीं चाहिए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले आप सॉक्स पहनो, और सॉक्स एकदम फॉर्मल सॉक्स होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल सॉक्स, सॉक्स के ऊपर किसी भी तरह का डिजाइन, प्रिंट, लाल कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर कुछ भी प्रयोग मत करना। सॉक्स एकदम इजीली विजिबल भी हो जाता है, इसीलिए मैचिंग सॉक्स पहन लिया बहुत अच्छा है, और उसके नीचे फिर आप अपनी सैंडल पहनिए। और आपके भी सैंडल के केस में द हिल ऑफ द सैंडल हैज टू बी मिनिमम। ओके, क्योंकि चलते समय वो फ्लोर पे टक 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 आवाज आएगा, और वो बहुत अजीब लगता है, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने जैसा लगता है, जो कि अवॉइड करना चाहिए। तो साधारण रखिए। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन आता है, आप चाहें तो ट्राउजर, शर्ट और ब्लेजर, ये कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हो, बिल्कुल, और आजकल जाते भी हैं। तो आप चाहो तो एक बॉडी फिट प्रॉपर शर्ट पहन सकते हैं। शर्ट भी आपका 3/4 कफलिंग वाला ही होता है। ठीक है, गर्ल्स को टाई लगाने की जरूरत नहीं होती, चाहे उन्होंने ब्लेजर पहना हो या ना पहना हो। तो आप बिना टाई के सिर्फ शर्ट पहनेंगे और उसके साथ ट्राउजर पहनेंगे। अब दो चीज है, अगर ब्लेजर पहनना है तो शर्ट इन कर लेना, टग इन कर लेना। ब्लेजर नहीं पहनना है तो शर्ट टग आउट करना। और गर्ल्स के शर्ट की लेंथ बॉयज के शर्ट की लेंथ जितनी लंबी नहीं होती, इसीलिए गर्ल्स का शर्ट अगर टग आउट है, वो इन नहीं किया है, तो वो कमर तक आता है, कमर से एक आध इंच नीचे तक, बस उतना ही होता है। बॉयज का शर्ट जनरली लंबा होता है थोड़ा सा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज शर्ट आउट रखेंगे और वो काफी हैंगर जैसा लुक आ जाएगा, इट विल लुक वेरी बैड। ओके, अब शर्ट इन किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको फॉर्मल बेल्ट की जरूरत पड़ेगी ट्राउजर में। तो आपको गर्ल्स का जो फॉर्मल बेल्ट आता है, पतला सा बेल्ट रहता है ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, विदाउट एनी एनी एक्स्ट्रा डेकोरेशन ऑन दैट बेल्ट, उस टाइप का, तो वो आपको पहनना पड़ेगा, टग इन करना है तो। और टग इन किया है तो आप चाहो तो ब्लेजर भी चढ़ा सकते हो मैचिंग वाला, लेकिन टाई तब भी नहीं लगानी है। लेकिन ब्लेजर नहीं चढ़ाना है तो फिर आप शर्ट ओपन रखिए, मतलब एक तरीके से आउट रखिए, और ट्राउजर पहन लीजिए, उसके साथ फिर सॉक्स और नीचे फुटवियर्स, ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरा जो ऑप्शन है जो कि और अच्छा है, सूटेबल है, वो है साड़ी पहन लो। तो साड़ी में आप एक फॉर्मल साड़ी, एक ही कलर की पूरी साड़ी, बहुत सारे कलर्स ना हो उसमें, ओके, उस तरह की साड़ी आप पहन सकते हैं, ठीक है। एक्सेसरीज और हेयर स्टाइल की बात कर लेते हैं। पेंडेंट, ओके, झुमके, इयर रिंग्स अलग हो गई और झुमके अलग हो गए। कोई भी ऐसी चीज जो काफी ज्यादा इजीली नजर पड़ रही है, जिसके ऊपर लटकते हुए झुमके, राइट, इस टाइप का कुछ भी नहीं करना है। इंटरव्यू का नियम ये है कि कोई चीज जिसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान जा रहा है, अलग से ध्यान जा रहा है, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। तो वो एक पार्ट आपको अवॉइड करना है, ठीक है। नेल पेंट्स हैं या बड़े लंबे नाखून है, नेल आर्ट बना रखा है, खूब लिपस्टिक लगा रखी है, ऐसा नहीं, लाइट मेकअप आपको करना है वो कर सकते हैं, जो कि मतलब पता ना चले, समथिंग लाइक दैट, तो वो किया जा सकता है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। रही बात हेयर स्टाइल की, तो एक चीज याद रखिए, ऐसे पीछे आप हेयर स्टाइल फोल्ड करके रख सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, यहाँ पर एकदम बिखरे हुए बाल नजर नहीं आने चाहिए, आधे आगे आधे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे बाल पीछे की तरफ होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, ये आप चाहो तो देख सकते हो। आई होप ये विजिबल होगा। अरे यार, इसमें नेक्स्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है क्या? एक सेकंड। हाँ, ये देखिए, ये बेल्ट इस टाइप का रहेगा। इसको बोलते हैं सिंगल पिन वाला बेल्ट, बॉयज के लिए ब्लैक बेल्ट। ट्राउजर, ब्लैक ट्राउजर, ओके, ब्लैक ब्राउन ट्राउजर इस तरीके से हो सकता है। बेल्ट देख लीजिए इसी तरह का। ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, व्हाइट के साथ ग्रे। आप चाहो तो ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, बॉयज को बता रहा हूँ। गाइस, विजिबल है ना? स्क्रीन शेयर हो गई है ना, दिख रहा है? हे भगवान, नजर आ रहा है कि नहीं? चैट्स में एक बार बता दीजिए, इज इट विजिबल? हाँ, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। उसके बाद फिर, यस, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ब्लू के साथ क्रीम कलर की पैंट, ऐसा भी आप कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। टाई इस तरह की हो सकती है, टाई पिन की ऐसा जरूरत नहीं है। व्हाइट ब्लैक का तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है ही, ठीक है। अब इसकी घड़ी देखिए, ये फॉर्मल घड़ी है बिल्कुल, इस तरह की घड़ी चल जाएगी। उसके बाद यस, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। लाइट ब्लू शर्ट, हालांकि इसका शर्ट थोड़ा सा फैंसी है, बट लाइट ब्लू और शाइनिंग भी है उस शर्ट में, आपका थोड़ा नॉन ग्लेज वाला शर्ट हो सकता है। सेम कलर का ट्राउजर, बेल्ट भी एकदम फॉर्मल, और इस कलर की टाई, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये भी चल जाएगा। ब्राउन बेल्ट में इस तरह का बेल्ट भी हो सकता है, यस। ये गर्ल्स के लिए शूज इस तरह से ऐसे हो सकते हैं, इसमें हील बहुत ज्यादा है, आपके हील कम रहेंगे। ये मतलब अगर ब्राउन ब्राउन का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो, लेकिन ये मतलब लास्ट ऑप्शन ही रखो आप। हाँ, ये चल जाएगा, ब्लैक शू इस तरह का, ठीक है, फॉर्मल ब्लैक शू। यस, ये जो मैं कह रहा था कि चाइनीज कॉलर टाइप की जो कुर्ती, ये इस तरह की कुर्ती गर्ल्स यूज कर सकते हैं 3/4 स्लीव्स में, ठीक है, लाइट पिंक कलर में। ये भी इस तरह का भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये इन्होंने कान में जो झुमके पहन रखे हैं वो और बात है, वैसा नहीं चलेगा, बट बाकी चल जाएगा। और ये जो है फॉर्मल फुटवियर्स, ये चलेंगे, ये भी चल जाएगा इस टाइप का। हाँ, हेयर स्टाइल इस तरह से होनी चाहिए, प्रॉपरली कोम्ब किए हुए और सारे बाल पीछे, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हो पोनी बना के, ठीक है, ये भी चल जाएगा। एंड देन ये भी एक कॉम्बिनेशन है बॉयज के लिए, ग्रे शर्ट में। दिस इज ऑल्सो वन मोर कॉम्बिनेशन, दिस इज वन मोर। यस, अगर साड़ी में जाना चाहते हैं तो इस तरह का भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, ओके, यस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट, क्लियर। तो ये हो गया आपके ड्रेस कोड से रिलेटेड पार्ट, ठीक है। क्लियर।
कैन यू जूम द पिक्चर, फुल स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। सो आई थिंक गाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। अगर कोई किसी के डाउट होंगे तो देन वी कैन स्पेंड अनदर 5 मिनट्स और एल्स वी शुड वाइंड अप, राइट। सेशन आपके लिए काम का था या नहीं, आप एक बार जरूर बता दीजिएगा। सर पैनल मेंबर एक कैंडिडेट को कैसे जज करते हैं? पैनल मेंबर एक कैंडिडेट को इवैल्यूएशन शीट पे मार्क्स देकर जज करते हैं। उनके पास इवैल्यूएशन की शीट होती है, हर कोई कम से कम 4 या 5 मार्क्स देने के लिए वहां पर उसके पास यानी उतना अथॉरिटी होती है कि 5-5 मार्क्स वो अपने अपने एरिया में दे सकते हैं, और उसके हिसाब से टोटल निकाली जाती है, ठीक है। तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, उसमें आपका अपीयरेंस, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, उसमें आपका नॉलेज, ऐसी सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, और कोई क्वेश्चन? बाकी तो मुझे सच कुछ नजर आए नहीं, कुछ मेरे से छूट गया होगा तो आप पूछ सकते हो। हम्म। सर अदर स्टेट से अप्लाई किया है, ये बता दीजिए। यार अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो अच्छी बात है, अदर स्टेट से अप्लाई किया है तो दो सवाल आपको रहेंगे ही कि इस स्टेट से क्यों अप्लाई किया। नंबर वन, 100% ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, इस स्टेट के बारे में क्या जानते हो, ये भी क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल रहेगा ही। ये दो चीजें तो याद करके ही जाना, इसमें कोई सोचने वाला कोई मौका रखना ही मत। अगर मान लो राजस्थान से हो, कर्नाटक से अप्लाई कर दिया, तो कर्नाटक से क्यों अप्लाई किया, कर्नाटक के बारे में जानते क्या हो, तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कर्नाटक स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत, वहां के फार्मर्स की खरीफ और रबी सीजन में क्या ग्रो करते हैं, वहां कौन सी आरआरबी है, किस टाइप के लोन चलते हैं, कर्नाटक बैंक की कर्नाटक प्रदेश की सरकार किस तरह की स्कीम चलाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक पार्ट है। सबको पहले विश करके फिर खुद से सिट लेनी है, या फिर जब तक वो बैठने को ना बोले तब तक खड़े रहना है? संजू साहब, बिल्कुल जंजीर पिक्चर वाला ही सीन है, जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए शराफत से खड़े रहिए, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप जाइए, आप सबको विश करिए, विश करने के बाद कोई आपकी अग्नि परीक्षा लेगा नहीं, आपको तुरंत बोला जाएगा हैव अ सीट। तो वो तो कोई समस्या कभी रही ही नहीं, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि मुझे थोड़ी देर खड़े करके ही रख दिया, ऐसे नहीं होता। हाँ, रोहित बोल रहे हैं लास्ट में हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं क्या? डिपेंड करता है दोस्त कि कितना दिन बाकी है। पता चला शाम को 4 बजे तुम्हारा नंबर लगा, 5 बजे नंबर लगा, तो फिर आप हैव अ नाइस इवनिंग बोल के निकल सकते हैं, बस। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, ऐसा कुछ तो बोल के आप जा सकते हैं। जो भी बोलोगे स्पष्ट बोलना, आंखों में आंखें डाल के बोलना, ठीक है। ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं या नहीं, हे भगवान। भाई साहब प्रचंड चांसेस हैं, प्रचंड प्रचंड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रेजुएशन पे ही आएंगे। मैं बता क्या रहा था फिर इतनी देर से, ग्रेजुएशन पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन पे कम और पोस्ट ग्रेजुएशन पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को नहीं पूछा जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन आएंगे। ये तो है ही, ये तो है ही, ठीक है। समझ आ गया? राइट। अब और क्या है, ग्रेजुएट, हाँ पहले मैम, तो उनको हेलो, हाँ नमिता का वही सवाल है जो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया। नमिता जी देखिए, पैनल में एक फीमेल 4 मेल ऐसे होते हैं अमूमन। वो स्टाइल अब पुराना हो चुका है, और होता भी होगा तो यूपीएससी में होता है कि गए और पहले फीमेल को अभिवादन किया, फिर ऐसा कुछ नहीं होता। एक हार्डली 2-4 सेकंड का फर्क है, तो नो बडी विल माइंड, नो बडी विल माइंड। आप गए, कोई आपकी तरफ देख रहा है, आपकी नजर उसकी तरफ पड़ी, तो पहले उसी को विश करना पड़ेगा ना, स्वाभाविक है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए जैसे एक एक सिंपल जेस्चर मैं बता रहा हूँ, मान लो कि मैं आ गया और मैं खड़ा हूं यहाँ पर और 3-4-5 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब इतना मैकेनिकल नहीं करूंगा ना मैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 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 गुड मॉर्निंग।
हाँ, सबका अटेंशन गेन करते हो, तो बड़ा अजीब लगेगा यार। तो स्वाभाविक है कि वो अंडरस्टूड पार्ट है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, सबकी तरफ देख लिया, समझ जाएंगे लोग। इस बात के मार्क्स थोड़ी चढ़ाते बैठेंगे, मेरी तरफ देखा नहीं इसने और ना मेरे को गुड मॉर्निंग बोला, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मीटिंग से जा चुके हैं, सो आई थिंक अब यहाँ से सेशन थोड़ा बोर हो जाएगा उनके लिए, सो लेट मी जस्ट वाइंड अप। आने वाले टाइम में फ्यूचर में कहां तक देखते हो, इसका क्या आंसर है? ऐसा क्वेश्चन सच में आता है? कहाँ पूछा गया था, जरा बताना मुझे। आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, इसके लिए दो क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है 10 से 15 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। शॉर्ट टर्म गोल पूछा तो बोलना कि मैं अपने आप को इसी आरआरबी में देखता हूं, और वो भी कम से कम एक प्रमोशन के साथ देखता हूं। 5 साल में एक प्रमोशन तो ले लोगे ना। उसके बाद एक आध एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, जेएआईआईबी या सीएआईआईबी का, और स्टिल लर्निंग फेज चालू रहेगा। तुम कोई बैंक में एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, कई सारे एक्सपोजर मिल चुके होंगे, लेकिन लर्निंग फेज मेरा शुरू रहेगा। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में बोलिएगा कि लॉन्ग टर्म गोल में मैं अपने आप को 2-3 प्रमोशन के साथ स्केल 3 लेवल पे देखता हूं, कम से कम स्केल 3 स्केल 4 टाइप्स। ओके, जहां पर मुझे बैंकिंग के बारे में एक फेयर आइडिया, काफी कुछ मैं सीख चुका हूंगा, हर प्रकार के प्रॉब्लम से कम एक बार गुजर चुका हूंगा, और मैं बैंक में एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करूंगा जो कि डिसीजन मेकिंग के काम आएगा। ओके, उस तरह का एक्सपोजर तो तभी मिलेगा। तो वैसा ऐसा आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कोई अगर और डाउट रहे तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो जयंत सर को सबमिट कर सकते हैं, जयंत सर मुझे वो हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप फीडबैक बता दीजिएगा, सो दैट आगे के सेशंस के लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, या हम अपनी दिशा और दशा उसके हिसाब से बना पाए। राइट, so that's all from my side guys. Thank you so much for being at the session till the end. Hope you had a wonderful time. See you once again. Till then, take care, and as always, Jai Hind, Jai Bharat.